नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पार्सल। अपने संकल्प बैच की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है एडवांस वर्ब। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो बेसिक वर्ब और एडवांस वर्ब दो चैप्टर हम पढ़ते हैं। एडवांस वर्ब वो सेक्शन आता है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं जिरंड का, इन्फिनेटिव्स का, पार्टिसिपल्स का, पॉजिटिव वर्ब्स का, क्योंकि ये बेहद संजीदा टॉपिक्स हैं। और ये ऐसे मुश्किल भरे टॉपिक है कि इनको हम कितनी बार भी पढ़ लें हमें समझ में नहीं आता है। 2015-16 में जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने खूब मेहनत की, कुछ समझ में नहीं आया। और इनके क्वेश्चन अगर आते भी थे तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हम मॉक टेस्ट में या पेपर में जाके सही कर पाएंगे। तो अगर आप भी इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इस पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखो। मैंने इसके पैटर्न को खूब ठीक से तमीज़ में आज डिकोड किया है। आज के बाद कभी भी आपको इन टॉपिक्स में परेशानी नहीं होगी। ना जेरंड में परेशानी होगी, ना इन्फिनिटी में होगी, ना पार्टिसिपल्स में होगी, ना ही आपके पॉजिटिव वर्ब के सेक्शन में होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपका ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। एज यूजुअल जैसा आप जानते हो कि संकल्प बैच जो है वो 12 जून को स्टार्ट हुआ था। 31 जुलाई तक इसको जाके ख़त्म करना है। इसकी क्लासेस 3 बजे आती है, कभी कभी डिले हो जाती है। क्लास अपलोड होने के 15 मिनट बाद इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है। जब ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मेरे पास अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:30, मतलब आज की क्लास डिलेड है। और ये आपको मिलेगी 5 साढ़े 5 बजे तक। इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले मैंने इस पर सिर्फ एक क्लास प्लान किया था, मुझे इस पर 2 क्लास देनी पड़ रही है। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसके पैटर्न को डिकोड करने में मुझे रात भर बैठे रहना पड़ा, फिर दिन भर बैठे रहना पड़ा, फिर क्वेश्चन को पैटर्न बाई पैटर्न डालना पड़ा, फिर पीपीटी में एक सेक्शन में डालना पड़ा। और उसके बाद जब मैं प्रिपेयर हुआ हूँ तब जाके मैं आपकी क्लास ले पा रहा हूँ। मतलब वैसे अगर पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा देता, लेकिन उसमें क्या है कि डाउट आपके बने रह जाते। तो इस वजह से आज की क्लास थोड़ा डिले है। मैं डिले के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और लेकिन जैसा कि अब तक सीरीज चल रही है आपको समझ में आ गया होगा कि संकल्प बैच अब तक का इंग्लिश का सबसे बेहतरीन बैच होने वाला है। टुडे और टुमारो ये बैच जाना जाएगा इंग्लिश पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए। हर बच्चे की तैयारी के लिए ये बैच ऐसा बना रहा हूँ कि बच्चा आएगा, शुरू से उठाएगा, सही से उठाएगा, इस बैच के थ्रू जो है पूरी तरीके से पढ़ लेगा। ये अपने आप में सबसे बेहतरीन पेड बैच से भी बेहतरीन है ये। अगर मैं इसके प्रोग्रेस की बात करूं तो हमने नाउन का चैप्टर कवर कर लिया है और हम 2004 से 2024 सब कुछ कवर कर रहे हैं। सारे पैटर्न डिकोड कर रहे हैं। प्रोनाउन हमने कवर कर लिया है, एग्जेक्टिव कवर कर लिया है, आर्टिकल कवर कर लिया है, वर्ब बेसिक पूरा हो गया, वर्ब एडवांस आज चल रहा है। और ये इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा। पैराजम्बल की 2 क्लासेज हमने कवर कर लिया, प्रीपोजिशन 1 क्लास कवर कर लिया, एक्टिव पैसिव वॉइस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। मुझे लगता है कि मैं 31 जुलाई के 2-3 दिन पहले तक ही आपको सिलेबस पूरी तरीके से कवर कर दूंगा और अच्छे से कवर कर दूंगा। देखो मैंने कुछ छोड़ा वड़ा नहीं है, मैंने सारे पैटर्न डिकोड किया है। 2004 से 2024 पूरा पढ़ा रहा हूँ, एक एक पैटर्न लेके आ रहा हूँ। तो इसी तरीके से आज भी मैं पूरा पैटर्न लेके आया हूँ। मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले छोटी सी जानकारी। मेरे 2 बैच चल रहे हैं। एक बैच चल रहा है जो मैंने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है उज्ज्वल निर्माण बैच के नाम से, ताकि मैं आपके ग्राउंड को, आपके जीरो को सही से बूस्ट कर सकूं, ताकि हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आए। इसमें आज से क्लासेस चलनी है, लेकिन आज ये क्लास डिले हो गई है संकल्प बैच की, तो हो सकता है ये क्लास आज ना जा पाए, कल से क्लास स्टार्ट करूँ मैं। तो इसकी जो फीस है वो जो है अब से ये 1299 रुपये रहेगी। अब तक अगर किसी ने एडमिशन ले लिया है तो ले लिया है। जो बच्चे जो है अब क्लास स्टार्ट होने के बाद जो है इसमें एडमिशन लेंगे वो 1299 रुपये की फीस दे के जो है आपको इस बैच को पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे संकल्प बैच पे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें थोड़ा समझ में आ रहा होगा और मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ मेंस तक का सफ़र पूरा जारी रखे। जिनके लिए जो फीस थी मेरी 30 जून तक 200 रुपये थी, मैं इसको एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर रहा हूँ कि आप सारे लोग इसे ज्वाइन कर ले। कल रात को बहुत बच्चों ने ट्राई किया, उनमें से कुछ बच्चों का जो पेमेंट है वो हो नहीं पाया, तो इस वजह से एक दिन और एक्सटेंशन दे रहा हूँ। 200 रुपये की फीस में आज और एडमिशन ले सकते हो आप। इसके बाद कल से जो है 499 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। जब प्री के बाद पेपर स्टार्ट करूंगा तो 1499 रुपये का जो है फीस पे करना पड़ेगा। इसके लिए एक अच्छी तरीके से जो है ग्रुप बना दिया गया। ग्रुप में सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं और साथ में जब मैं ये क्लास संकल्प बैच की पढ़ाने आता हूँ तो पहले मैं अपनी ये वाली जो पीपीटी दे देता हूँ ताकि वो प्रैक्टिस कर ले। एनोटेशन पीडीएफ भी देता हूँ, डबल कॉलम की पीडीएफ भी वहाँ पे इकट्ठे फॉर्म में देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है। और इसको आप ऐप पे जाके एनरोल नहीं कर सकते हो। इसके लिए इन बैचेज के लिंक नीचे दिए गए हैं। लिंक पे जाके आपको फीस की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है कि सर मैंने पेमेंट कर दिया। मैं ऑटोमेटिकली आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और ग्रुप पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंगल क्लिक में है। और ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली मेरे से जो है किसी भी तरीके का डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हर बच्चे को जवाब दे देता हूँ। वैसे कोशिश करता हूँ जल्दी दे दूँ, अगर मैं क्लास में नहीं हूँ तो मैं काम करते हुए बच्चों को जवाब दे देता हूँ। अब बात करते हैं आज के इस क्लास की जो है वर्ब एडवांस की। तो आप देखोगे जरा मेरा ये पीपीटी देखो। इस पीपीटी में आपको नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत स्ट्रक्चर किया, बहुत मेहनत किया है। तो वर्ब एडवांस की बात करूँ तो इसमें जिरंड एक टॉपिक है हमें जो पढ़ना है, इन्फिनिटी एक टॉपिक है जो पढ़ना है। जिरंड में 7 पैटर्न के क्वेश्चन आपके आते हैं, इन्फिनिटी में भी सेम 7 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूँ जो है पार्टिसिपल्स की तो 5 पैटर्न के आते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स में भी 5 पैटर्न के क्वेश्चन आपके बनते हैं।
तो मोटा मोटा जो है हमें जिरंड, इन्फिनिटिव जो है और पार्टिसिपल और कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ने हैं। तो आज की क्लास में मैं जिरंड और इन्फिनिटी कवर करूंगा और इसके बाद वाली क्लास में मैं पार्टिसिपल और कॉजेटिव वर्ब्स कवर करूंगा। लेकिन ये जो है चैप्टर मैं थोड़ा ज़्यादा स्लो पढ़ाऊंगा, और क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, ये जल्दी क्लियर नहीं होता है। तो आप सारे बच्चे जो है इसको 2x पे मत डालिएगा, आराम आराम से समझिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, एक बार सर के ऊपर से गुजर गया तो फिर गुजर गया। आप सोच के देखो वर्ब एडवांस के आपको जिरंड इन्फिनिटी के क्वेश्चन आसानी से समझ में आते हैं, आप आसानी से लगा पाते हो नहीं, आज के बाद आप लगा पाओगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप चुपचाप शांति से धीरे धीरे पढ़ाई करो। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो देखो वर्ब में हम वर्ब की कुछ कैटेगरी हैं जिसको हमको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। अगर वर्ब की बात करें तो एक वर्ब होती है आपकी फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। दूसरी वर्ब की कैटेगरी आती है जिसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये थोड़ी सी स्टोरी है जो मैं जीरो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए सुन लो। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से बदलते हैं, पर्सन के हिसाब से बदलते हैं। मेनली जो आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हो और मेन वर्ब पढ़ते हो वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से बदलता है। और हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है ये हम नाउन के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी चैप्टर में पढ़ते हैं, बेसिक वर्ब में भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हम टेंस के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये हम जो फाइनाइट वर्ब है उसी में कवर करते हैं। जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब में जब वर्ब्स जो है वर्ब ना रह के, वर्ब्स ना रह के अब वर्ब के अलावा रोल प्ले करने लगे, मतलब या तो ये नाउन का रोल प्ले करना चालू कर दे या तो एग्जेक्टिव का रोल प्ले करना चालू कर दे, तब ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से नहीं बदलता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से नहीं बदलता है। इस टाइम पे ये क्या कहा जाता है, इस टाइम पे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। और इस अगर ये बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब तो इसमें तीन कैटेगरी आती है, एक आती है जिरंड, दूसरा आता है इन्फिनिटी और तीसरा आता है पार्टिसिपल। ये जो होता है, जो जिरंड होता है, ये नाउन फॉर्म होता है वर्ब का। क्या होता है, नाउन फॉर्म होता है जब वर्ब नाउन की तरह काम करने लगे। ये भी नाउन फॉर्म होता है जब वर्ब नाउन की तरह काम करने लगे। ये होता है आपका एग्जेक्टिव फॉर्म जब वर्ब एग्जेक्टिव की तरह काम करने लगे। समझ में है? इसके अलावा अगर मैं वर्ब की डेफिनेशन वाइज बताऊं तो एक चीज और पढ़ाते वक्त हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे थे। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट का एक्शन ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है। ये हमने प्रोनाउन के चैप्टर में सीखा था, बस इतनी डेफिनेशन जो आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं मुद्दे की बात कि वर्ब जो है हमें इस पूरे वर्ब एडवांस में सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ना है, मतलब हमें जिरंड पढ़ना है, इन्फिनिटी पढ़ना है, पार्टिसिपल और कॉजेटिव वर्ब्स। तो हम अभी पहले फोकस करेंगे जिरंड और इन्फिनिटिव्स पे। क्या होता है जब वर्ब जो है, वर्ब की जगह ना रख के हम उसको, जैसे हमने नाउन को नाउन की जगह ना रख के मॉडिफायर की जगह रख दिया था, वैसे वर्ब को वर्ब की जगह ना रख के हम उसे कहाँ पे रख देते हैं, हम उसे रख देते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह। नाउन क्या होता है, नाउन का सेंटेंस में क्या रोल होता है, वो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन का चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने बात को समझाया था आपको कि नाउन सेंटेंस के अंदर फंक्शनली या तो वो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो सब्जेक्ट नहीं, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो नाउन ही नहीं होता। इसी तरीके से अगर वर्ब को हमको सब्जेक्ट की जगह पे रखना हो या ऑब्जेक्ट की तरह रखना हो, अगर हमको वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे रखना हो या ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना हो, तो जो वर्ब का मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है, जो मेन वर्ब का फॉर्म होता है, उन फॉर्म्स के अतिरिक्त हमें दूसरा फॉर्म बनाना पड़ता है। अगर हमको उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, मतलब हमको उसको नाउन की तरह काम कराना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रखने का मतलब है क्या है, उसको नाउन की तरह फंक्शन करा रहे हो, उसको नाउन की तरह फंक्शन करा रहे हो। तो इसका हम दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बनाते हैं कि हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम जिरंड बोलते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि इसके साथ प्रीपोजिशन टू प्लस V1 का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है जब हम V1 को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन या बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, प्लेन या बेयर इन्फिनिटिव। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह रखोगे, तब वो क्या कहा जाएगा, वो जिरंड कहा जाएगा। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह रखोगे तो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा जिरंड। जब 2+V1 फॉर्म को सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह रखोगे तो क्या कहा जाएगा, वो इन्फिनिटी कहा जाएगा। समझ में आए? ये बेस बात है।
इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये जो वर्ब होता है, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जब इसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो ये नाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है, लेकिन ये अपने वर्ब की होने की जो क्वालिटी है वो नहीं खोता है। इसी वजह से जो जिरंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब और सेमी नाउन। तो जिरंड जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे सेमी वर्ब होते हैं, और क्या होते हैं, सेमी नाउन होते हैं, सेमी नाउन होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो हमारा इन्फिनिटिव होता है ये भी अपने जो वर्ब की क्वालिटी है नहीं खोता है, ये अपनी वर्ब की क्वालिटी खोए बगैर नाउन की तरह काम करता है, मतलब सब्जेक्ट की तरह काम करता है या ऑब्जेक्ट की काम करता है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब और सेमी नाउन, सेमी वर्ब एंड सेमी नाउन। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशंस, ये है इसकी बेसिक डेफिनेशंस। मतलब ये आपको समझने वाली बात है कि अब जो वर्ब है वो वर्ब की तरह आधी प्रॉपर्टी रख रहा है और आधी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने की रख रहा है। ये बेसिक डेफिनेशन सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए। इस बात को समझने में मेरा पूरा 1 साल गुजर गया था, 2015 पूरा गुजर गया था। इवन दो 2016 का जो मेरा प्रिपरेशन था वो भी आधा समय गुजर गया था, मैं यही समझ नहीं पाया था। अब जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई वो कहेंगे सर इसमें समझने वाली कौन सी बात थी। एक्चुअली किसी किताब में इस बात को क्लियर तरीके से नहीं कहा गया था, ठीक है। और हमारे दौर पे इतना यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट नहीं हुआ करता था, हमें ऑफलाइन जाना पड़ता था, मेरे पास फीस नहीं थी तो मैं ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पाया था। और जो आजू बाजू शिक्षक भी होते हैं हमारे, वो इतने बीएससी फेल वाले शिक्षक होते हैं या बीए वाले होते हैं या वैसे वाले शिक्षक होते हैं जिनको इतनी सटीक अंग्रेजी की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्जाम ठीक ठीक होता है यार, इसमें इंग्लिश की सही जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब बातें वो समझा नहीं पाते थे, इसलिए पता नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं तो वर्ब की क्वालिटी रखते हुए नाउन की तरह काम करता है, जिरंड कहा जाता है। 2+V1 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो ये इन्फिनिटी कहा जाता है, और इसके पास आधी वर्ब की क्वालिटी होती है, आधी नाउन की क्वालिटी होती है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों से आपके एग्जाम के क्वेश्चन क्रैक नहीं होते, ये सिर्फ समझने के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं जीरो बेस, कि कम से कम पता तो होना चाहिए जिरंड क्या है, इन्फिनिटी क्या है। अब सवाल क्या आता है कि एग्जाम में से सवाल जो है कैसे पूछा जाता है, उन क्वेश्चन की पैटर्न को कैसे एनालाइज करेंगे और उनको कैसे क्रैक करेंगे, उनको कैसे एग्जाम में बनाएंगे। तो पूरा जो मेरा ये सीरीज है इसी बात पे है कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे बनते हैं, उनको कैसे क्लियर करेंगे। अब चलो हम आपको 1 बाय 1 लेके चलते। सबसे पहले जिरंड, पहले स्क्रीन के सामने आपके 2 क्वेश्चन है, एक एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एक एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, दोनों फिलर्स में आए हुए थे। और यहाँ पे दिया हुआ था डैश 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 इन द सी इज अ ग्रेट, ठीक है, एक्सपीरियंस। और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है टू स्विम, स्विम, स्विमिंग और स्वयं। दूसरा दिया हुआ है डैश इंप्रूव्स योर वोकैबुलरी, टू रीड, रीडिंग, रीड और बी रीडिंग दिया हुआ है। तो आप एक बार समझ रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट का पोजीशन ही खाली है। यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पोजीशन ही खाली है, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट का पोजीशन ही खाली है, ठीक है ना, जैसे इस वाले केस को और डिटेल में समझोगे तो ये पूरा नाउन फ्रेज है। क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे एक नाउन चाहिए आपको, इस नाउन का एडिशनल डिस्क्रिप्शन है प्रीपोजिशन लगा के, ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो इन जगहों पे क्या है कि आपको नाउन चाहिए, इन जगहों पे नाउन चाहिए। आपके ऑप्शन में सारे वर्ब दिए हुए हैं, आपके ऑप्शन में सारे वर्ब दिए हुए हैं। तो सारे वर्ब दिए हुए, तो आप एक बात ये समझो, या तो आप 2+V1 का फॉर्म लोगे जो इन्फिनिटी कहा जाएगा, क्या, जो इन्फिनिटी कहा जाएगा, या प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लोगे जो क्या कहा जाएगा, जो कहा जाएगा जिरंड। इन्हीं दोनों फॉर्म को इस्तेमाल करोगे। जो प्लेन इन्फिनिटी होता है उसको सब्जेक्ट की जगह पे नहीं रखते हैं, जो प्लेन इन्फिनिटी होता है, जो सिंपल V1 फॉर्म होता है, उनको सब्जेक्ट की जगह पे नहीं रखते। तो 2+V1 इन्फिनिटी की तरह काम होगा या वर्ब की आईएनजी जिरंड होगा, इन्हीं दो में से कोई रखेंगे। तो आप यहां से ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन काट सकते हो, और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन काट सकते हो, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको एक बात समझना है कि जब अगर कोई एक्शन इन प्रोसेस में दिखाना है, मतलब इन प्रोग्रेस में दिखाना है, तब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करोगे। और अगर आपको कोई एक्शन इन प्रोसेस नहीं दिखाना है तो आप क्या काम करोगे, इन्फिनिटी का इस्तेमाल करोगे। तो जैसे मैं बात करूं समुद्र में तैरना, तो तैरना एक प्रोसेस है। तो स्विमिंग इन द सी इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, स्विमिंग इन द सी इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि जो स्विम करना है, जो तैरना एक प्रोसेस है। जब इस प्रोसेस को मेंशन करोगे तो उसका जो एक्शन है वो पूरा आना चाहिए, वो कंटिन्यूअस एक्शन के फॉर्म में आना चाहिए। इसी वजह से हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, जिरंड का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन सी जो होगा वो होगा यहाँ पे करेक्ट। इसी तरीके से बात करें यहाँ पे जो रीडिंग करना, रीडिंग करने की आदत है, रीडिंग करने का जो प्रोसेस है वो आपका इंप्रूव करता है, वो क्या है। तो यहाँ पे आपको पूरा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बताना है, इस वजह से हम इस्तेमाल करेंगे जिरंड। समझ में आए। तो इस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें फिलर्स में हम क्या भरेंगे, तो वहां पे आपको समझना है कि हम इसको क्या भरेंगे।
तो ये क्या हो गया, एक मीनिंग बेस्ड हो गया कि आपको बस ये समझना है कि जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म में कब रखते हो, जब एक्शन को आपको कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में बताना है और वो कंटिन्यूअस जो स्ट्रक्चर है, जो एक्शन कंटिन्यूअस है, वो सब्जेक्ट की तरह काम करने लगे तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जेरंड की जरूरत है। और जब उसको कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में ना रखना हो तो 2+V1 आप सब्जेक्ट की जगह पे रख सकते हो। अब क्योंकि हमने जेरंड स्टार्ट किया तो पूरा फोकस अभी पहले हमारा जेरंड पे रहेगा, फिर इन्फिनिटिव पे रहेगा। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन होता है वो होता है जिरंड वर्सेस इन्फिनिटिव। क्या होता है, जिरंड वर्सेस इन्फिनिटिव। तो जब सब्जेक्ट की जगह जरूरत पड़ती है, जब सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो आप ना जो एक्शन होता है उस एक्शन के इन प्रोसेस में होने का मीनिंग निकालते हो, इन प्रोसेस में होने का मीनिंग निकालते हो। अगर इन प्रोसेस में है तो जिरंड का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर इन प्रोसेस में नहीं है, अगर इन प्रोसेस में नहीं है तो 2+V1 का स्ट्रक्चर। तो यहां पे सब्जेक्ट की जगह जब होता है तब आपको किसका सहारा लेना पड़ता है, तब आपको मीनिंग का सहारा लेना पड़ता है, तब आपको मीनिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर यही बात है जब ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करा जाए, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस किया जाए तो वर्ब जो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस किया जाता है तब इसका मतलब है कि किसी वर्ब का ही तो ऑब्जेक्ट होगा, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पहले हम वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस कर रहे हो तो तब कंफ्यूजन आएगा कि सर जिरंड डाले या इन्फिनिटी डाले, इन्फिनिटी डाले। यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो यहां पे वर्ब्स हमको रट्टा मारना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, जो वर्ब्स होते हैं रट्टा मारना पड़ता है। और ये वर्ब्स इस स्टाइल में रट्टा मारना पड़ता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद इन्फिनिटी लेते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद जिरंड लेते हैं। तो हम सबसे पहले उन वर्ब्स की कैटेगरी को पढ़ेंगे जो वर्ब्स की कैटेगरी हमेशा अपने बाद जिरंड लेता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ वर्ब्स है यहाँ पे, इंजॉय, अवॉइड, सजेस्ट, एडमिट, डिनाई, फिनिश, कंसिडर। ये ऐसे वर्ब हैं जो हमेशा अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लेते हैं जब इनके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो अगर इनको याद करना चाहो तो इसके लिए निमोनिक्स बना सकते हो। कैसे, जैसे इंजॉय का ई उठा लो, ठीक है ना, अवॉइड का ए उठा लो, सजेस्ट का एस उठा लो, एडमिट का ए उठा लो, डिनाई का डी उठा लो, इसका एफ उठा लो, इसका सी उठा लो। इसको आप ऐसे बना सकते हो, दिशा, दिशा याद रहती है हिंदी में, दिशा या वाली दिशा याद रहती है, किसी की दिशा हो सकती है, किसी की मोहब्बत भी दिशा हो सकती है। तो आप दिशा की स्पेलिंग ऐसे याद कर लो, दिशा, दिशा की एफ सी, दिशा की बीसी हो सकती है, आप दिशा की एफ सी याद कर लो, ठीक है ना। तो डी फॉर डिनाई हो जाएगा, ई फॉर इंजॉय हो जाएगा, एस फॉर सजेस्ट हो जाएगा, ए फॉर अवॉइड हो जाएगा, ए फॉर एडमिट हो जाएगा, एफ फॉर फिनिश हो जाएगा, सी फॉर कंसिडर हो जाएगा। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप निमोनिक्स बना के, जो मैंने अभी आपको समझाया। आप इन वर्ब्स को ऐसे याद कर सकते हो, दिशा की एफसी अपने बाद जिरंड फॉलो करती है। क्या है, दिशा की एफसी अपने बाद जिरंड फॉलो करती है। तो ये एक याद करने का तरीका है। वैसे तो जब हम जीएस याद करते हैं तो इस तरीके का निमोनिक्स बनाते हैं कि भाई हमको इस स्टाइल में याद रह जाए। तो इनको याद करने के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हो। ये वर्ब की लिस्ट थोड़ी लंबी है, अभी थोड़ी लंबी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी छोटी, इस वजह से मैंने इसका वो बना दिया है। तो अगर ये आपको याद रहेगा, डी फॉर डिनाई हो गया, ई फॉर इंजॉय हो गया, एस फॉर सजेस्ट हो गया, ए फॉर अवॉइड हो गया, ए फॉर एडमिट हो गया, एफ फॉर फिनिश हो गया और सी फॉर कंसिडर हो गया। ये सारे के सारे वर्ब जो है अपने बाद क्या लेते हैं, दिशा की एफसी अपने बाद जिरंड लेती है। तो बस क्वेश्चन के अंदर अगला क्या काम रह जाएगा कि ये वर्ब्स देख के आपको देखना है कि इनके बाद अगर वर्ब आया है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ही इंजॉयज, यहाँ पे इंजॉय दिया हुआ है, इसके बाद अगर वर्ब इस्तेमाल करना है तो वर्ब कैसा आना चाहिए, आईएनजी फॉर्मेट में आना चाहिए, क्योंकि इंजॉय आपके दिशा में ई आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ही सजेस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ही सजेस्ट, तो सजेस्ट दिशा की एफसी में ऐसा आता है। तो ये सजेस्ट अपने पास क्या लेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, गोइंग लेगा। इनमें से किसी वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है सेंटेंस में, फिलर में हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो सकता है, स्पॉट देयर में हो सकता है। तो इन वर्ब्स को आपको याद रखना पड़ेगा। दिशा की एफसी अपने बाद जिरंड फॉलो करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप याद रखोगे। अगर इसको याद रखोगे तो ये चाहे सीजीएल का क्वेश्चन हो चाहे सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आसानी से आप फिलर्स के जो है ऑप्शन को फिल कर लोगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका पैटर्न नंबर 2, ठीक है ना, जिरंड से पैटर्न नंबर 2 हो गया। इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला पैटर्न बेहद ही ज़्यादा आसान है। अगर हम जिरंड की बात करें तो आपने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो प्रोनाउन की जाके क्लास देखो।
मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई प्रीपोजिशन आया हो तो प्रीपोजिशन की खास बात क्या होती है। प्रीपोजिशन की खास बात ये होती है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो अगर प्रोनाउन आया है और प्रोनाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद आया है तो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रख रहे हो तो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। ये बातें हमने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ी थी। लेकिन अगर इस प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ गया, इस प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब होगा वो कैसा होना चाहिए, वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, आईएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ब आईएनजी जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट होता है जिसको हम जिरंड बोलते हैं। अब ये जो जिरंड होगा वो क्या होगा, वो सेमी नाउन की तरह काम करेगा। सेमी नाउन की तरह काम करेगा मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे हम रख सकते हैं, और सेमी वर्ब की तरह भी काम करता है, सेमी वर्ब की तरह काम करता है। तो प्रीपोजिशन के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है, टू का केस छोड़ देना, बस टू का केस छोड़ देना। टू को छोड़ के, फिर से मैं याद दिला रहा हूं, टू के छोड़ के बाकी सारे प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आए, वर्ब कैसा आना चाहिए, वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में आना चाहिए। याद रहेगा, टू को छोड़कर वर्ब हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, आईएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए जिरेंड, मतलब हमें चाहिए होता नाउन। अब जैसे लिखा है सी इज इंटरेस्टेड इन, आपने प्रीपोजिशन देखा, इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ही इज गुड एट, ये है प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन देखो सीजीएल में आया, ये क्वेश्चन देखो सीएचएसएल में आया हुआ है। अब ये बहुत ही आसान है। अब जैसे जिरंड थोड़ा आपको आसान लगने लगा होगा, जिरंड थोड़ा आसान लगने लगा होगा। सवाल वही है कि अगर आपको सही से क्वेश्चन डिकोड करके शिक्षक आपको पढ़ाएगा तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जो पैटर्न डिकोड करके मैं आपको समझा रहा हूँ उसको सही से पढ़ लीजिए, आप जिरंड में कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठता है। इसके बाद पैटर्न 4 की बात करेंगे, ठीक है ना। हम अभी प्रीपोजिशन का चैप्टर नहीं पढ़े, प्रीपोजिशन का चैप्टर हम अभी पढ़ेंगे। तो जब हम प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन के चैप्टर में कुछ फ्रेज हैं, कुछ फ्रेज हैं जो अपने अंत में, जो अपने अंत में प्रीपोजिशन टू लिए रहता है, प्रीपोजिशन टू लिए रहता है। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, क्या, लुक फॉरवर्ड टू, ये आपके एग्जाम में पूछा गया कितनी बार है, ये 50 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है, ठीक है ना। एडिक्टेड टू, प्रोन टू, टेकन टू, यूज टू, बी एकस्टम्ड टू, ठीक है ना। ये सारे के सारे फ्रेजेस में ध्यान से देखिए, यहाँ पे टू दिया हुआ है, यहाँ पे टू दिया हुआ है, यहाँ पे टू दिया हुआ है, यहाँ पे टू दिया हुआ है। सिर्फ इन्हीं फ्रेजेस के बाद हम जिरंड लेते हैं, सिर्फ इन्हीं फ्रेजेस के बाद हम क्या लेते हैं, जिरंड। जिरंड का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लेते हैं। कंफ्यूजन वहां पे स्टार्ट होता है, टू अपने बाद V1 इन्फिनिटी में लेता है, तो हम कई बार ऐसा होता है टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो हम रहने देते हैं इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद। तो आपको हमेशा देखना है कि ये वाले जो फ्रेज है इनके बाद अगर वर्ब आता है तो जिरंड के स्ट्रक्चर में होगा, अगर इनके बाद नहीं आया है, इन जनरल टू के बाद आया है तो हमेशा V1 होगा, क्योंकि वहां इन्फिनिटी की तरह काम कर रहा होगा। इन फ्रेजेस के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। इन फ्रेजेस को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये आया है सीएचएसएल में क्वेश्चन, लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने बाद क्या लेता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लेता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हियरिंग। सी इज यूज्ड टू, यूज्ड टू अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लेता है, तो क्या लेगा यहाँ पे, यहाँ पे लेगा गेटिंग अप। अब अगर मैं यूज्ड टू की बात करूं तो यूज्ड टू का एक बड़ा ही स्पेशल केस है, यूज्ड टू का बड़ा ही स्पेशल केस है। अगर मैं बात करूं सी इज यूज्ड टू लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, वो है यूज्ड टू, तो यूज्ड टू एक बार हेल्पिंग वर्ब की तरह आता है जिसको हम मॉडल बोलते हैं, और एक बार ये एग्जेक्टिव की तरह आता है, ये एग्जेक्टिव की तरह। जब ये मॉडल की तरह इस्तेमाल होता है और जब ये एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है तो दोनों वक्त इसके बिहेवियर बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है ना। तो जब ये एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल है, सी इज यूज्ड टू, और ये यूज्ड टू यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल है। इसके बाद आपको चाहिए
अगर एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल है तो इसके बाद नाउन चाहिए, तो नाउन हम क्या लेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, जब ये हेल्पिंग वर्ब की इस्तेमाल होता है, जैसे ही इज यूज्ड टू गो टू दिल्ली, ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली, तो ये स्ट्रक्चर अपने पास सही होता है क्योंकि इस टू के बाद आप गो ले लेते हो, इसके बाद ले लेते हो। जब यूज्ड टू आपका हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल की तरह इस्तेमाल होगा तो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब और नहीं आएगा। अब यहाँ पे जैसे इज आर एम है तो ये बता रहा है कि ये जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब इसके साथ इज आर एम वॉज वर इस तरीके का कुछ ना लगा हो तो इसके बाद आप सीधे जो है वर्ब ले सकते हो। लेकिन अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद आप हमेशा क्या लोगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लोगे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यूज टू के बाद यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यूज टू के पहले एक अगर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है और यहाँ पे गेटिंग अप सही होगा। इसको थोड़ा और कवर करेंगे हम, इसको थोड़ा और कवर करेंगे प्रीपोजिशन के चैप्टर में। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो इसको वहाँ पे कवर करेंगे, तो वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। बात इतनी है जो यहाँ पढ़ा रहे हैं इतनी बात हम वापस वहाँ पे भी बताएंगे, तो वहाँ पे एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं इन फ्रेजेस को आप याद रखोगे। जब हम प्रीपोजिशन के चैप्टर में इसे दोबारा पढ़ाएंगे तो इसी फ्रेज को दोबारा आपके आंख के सामने से रिपीट करेंगे तो फ्रेजेस आपको याद हो जाएंगे। अब इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देने जाओगे तो मॉक टेस्ट में ये सारे के सारे जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। जब रिपीट होते रहते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। यूजुअली मैंने तो इसे रट लिया था कि इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया था, 2015 में भी आया था, लुक फॉरवर्ड टू 16 में भी आया था, मेरे क्वेश्चन सही हो गए थे। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यही है कि इन फ्रेजेस में जो प्रीपोजिशन टू है वो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है और प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसके बाद जो चाहिए वो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चाहिए होता है। हम सिंपल V1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये पैटर्न 4 है जो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। अगला है, हम बात कर रहे हैं पोजेसिव बिफोर जेरेंड। एग्जेक्टिव का चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, एग्जेक्टिव का चैप्टर अभी पढ़ के आए हो गया। तो एग्जेक्टिव में आपको याद रखना है कि जो आपके पॉजिटिव एग्जेक्टिव होते हैं, पॉजिटिव एग्जेक्टिव हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लेते हैं। ये एग्जेक्टिव है, इसके बाद चाहिए आपको नाउन। अगर वर्ब आया हुआ है तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, आईएनजी में। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 2+V1 भी तो अभी आपने बताया कि नाउन की तरह काम करेंगे। हाँ करता है, लेकिन आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है कि जो पॉजिटिव एग्जेक्टिव है वो जिरंड लेता है। जो पॉजिटिव एग्जेक्टिव है वो जिरंड लेता है, भैया इतना याद रखना। क्या, पॉजिटिव एग्जेक्टिव जो है जिरंड लेता है, जिरंड लेता है। तो क्या स्ट्रक्चर, इसमें दो तरीके का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वर्ब है आईएनजी फॉर्मेट में ना रखा हो तो इसको करेक्ट करना होता है। दूसरा आता है जो पॉजिटिव एग्जेक्टिव है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दे देता है। क्या देता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दे देता है। तो इसको करेक्ट करके आपको पॉजिटिव एग्जेक्टिव में बदलना होता है। जैसे दो क्वेश्चन है, आई डू नॉट लाइक कमिंग। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है यू, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस होता है। योर्स होता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन और नन तो चेंज करना, फिलर भरना, नन का कोई मतलब नहीं। अगर योर की बात करें ये हो गया आपका पॉजिटिव एग्जेक्टिव। तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव अपने बाद जो है क्या लेता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लेता है। तो यहाँ पे क्या भरोगे आप, यहाँ पे योर भरोगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, सिंगिंग दिया है, सिंगिंग दिया है तो यहाँ पे लगेगा स्टार्ट में खाली है तो ऐसा तो हमें सब्जेक्ट चाहिए। सी सिंगिंग है तो सी सिंगिंग नहीं होगा। वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्मेट दिया हुआ है तो ये अपने आप में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसका एग्जेक्टिव चाहिए यहाँ पे। तो हमें पॉजिटिव एग्जेक्टिव चाहिए और पॉजिटिव एग्जेक्टिव की बात करें तो हर पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है। तो हर सिंगिंग इंप्रेस द ऑडियंस, उसका जो गाना है, उसका जो गाना गाना है उसने ऑडियंस को जो है इंप्रेस किया। तो यहाँ पे क्या चाहिए, इसके साथ हर सिंगिंग चाहिए। अब देखो जब आप ये सारी चीजें पढ़ रहे होते, जब ये पैटर्न पढ़ रहे होते, तो जब आप पैटर्न वाइज पढ़ते हो तो आसानी से आपको समझ में आ जाता है। फिर जब ये क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न के अलावा मिसलेनियस दे दिया जाएगा, मतलब मैं अगर आपको ये 50 क्वेश्चन दे दूं जिसमें जिरंड कोई होगा, कोई इन्फिनिटी होगा, कोई पार्टिसिपल होगा, कोई पॉजिटिव वर्ब होगा, वहां दिक्कत आएगी। फिर जब इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन पिक होगा पूरे आपके सैंपल मॉक टेस्ट में, तो वहां पे भी आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो ये अक्सर करके बच्चों की कंप्लेन आती रहती है कि सर हमसे क्वेश्चन ऐसे पैटर्न वाइज तो लग जा रहा है, जब मिक्स करके कर रहे हैं तो नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको आने का एक सही रास्ता होता है। सबसे पहले आपको पैटर्न वाइज पढ़ना होता है, फिर चैप्टर में मिसलेनियस पढ़ना होता है, फिर सैंपल मॉक्स लगाया जाता है।
ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। तो जब आप पैटर्न वाइज पढ़ते हो तो सब आसानी से समझ में आ जाता है। फिर जब चैप्टर वाइज चढ़ाते हो, जब चैप्टर में पैटर्न पढ़ते हो तो पैटर्न वाइज आसानी से समझ में आ जाता है। फिर जब चैप्टर में मिसलेनियस करते हो तो थोड़ा डाउट होता है, फिर आप जाके सोल्यूशन देखते हो तो फिर आपको याद आता है ये तो पैटर्न पढ़ा था यार, कैसे गलत हो गया। फिर जब सैंपल मॉक देने जाते हो तो मॉक टेस्ट देने के बाद जब उसका एनालिसिस करते हो, वहां जब गलत हुआ होता है तो वापस आते हैं, अरे यार सर ने ये पैटर्न डिकोड करके पढ़ाया था, यहाँ गलत हो गया। फिर जब उसको कॉपी में नोट करते हो ना, फिर वो याद रह जाता है। ये पूरा प्रोसेस है जो आपको मूव करना पड़ता है। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो फिर दिक्कत वाली बात है। गलत होगा तभी आप उसको दोबारा रिकॉल करोगे कि ये तो पढ़ा था, ये गलत हो गया है। और गलत होना बुरी बात नहीं होता, गलत होने के बाद कॉपी में नोट करके उसे दोबारा रिवीजन ना करना, ये बुरी बात होती है। और जो बच्चा ये प्रोसेस फॉलो नहीं करता है, उसका एग्जाम में सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको आगे भी चल के वो दिखाई नहीं देता नंगी आंखों से। तो ये पूरा प्रोसेस कई बार आपको रिपीट करना पड़ता है, तब जाके आपको नंगी आंखों से दिखता है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया है कि दिशा की एफसी जो है जिरंड फॉलो करती है। अब ये वर्ब याद नहीं रखोगे और 4 6 10 बार क्वेश्चन नहीं लगाओगे, गलत नहीं करोगे, फिर रिकॉल नहीं करोगे, तो कैसे जाके एग्जाम में देखोगे? ये सब यहीं से करके आपको जाना है। अगला है, एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का क्या कंसेप्ट होता है कि जब आप कॉमा के साथ, एंड के साथ किसी स्ट्रक्चर को जोड़ते हो तो अपने साथ वो सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जैसे एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, ही लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड टू ड्रॉ। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था, आपको ऑप्शन चुनना था ए बी सी और डी में क्या सही होगा। तो यहाँ पे देखो, वो पसंद करता है, ऑब्जेक्ट बताना है, वो पढ़ना पसंद करता है, लिखना पसंद करता है और ड्रॉ करना पसंद करता है। तो पढ़ना, लिखना और ड्राइंग करना पसंद है। तो यहाँ पे अगर यहाँ रीडिंग रखा है, यहाँ पे राइटिंग रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ड्राइंग होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग राइटिंग एंड ड्राइंग। तो अगर ये आईएनजी है, ये आईएनजी है, तो ये भी आईएनजी होना चाहिए। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन कॉमा हो गया, एंड हो गया, अपने साथ पैरेलल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ये आईएनजी, ये आईएनजी, तो ये भी आईएनजी होना चाहिए। इसी तरीके से सीएचएसएल में अगला क्वेश्चन आया था, सी स्पेंड्स हर डे क्लीनिंग, कुकिंग एंड गार्डनिंग होना चाहिए, ना कि टू गार्डन होना चाहिए। तो दो अगर जिरंड लिया है तो तीसरा भी आपको जिरंड लेना पड़ेगा। दो जिरंड एक इन्फिनिटी का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हो आप, समझ में आई बात? तो पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये कॉमा ये करते हैं तो ये जिरंड है, ये जिरंड है तो ये भी जिरंड होना चाहिए। ये भी पैटर्न का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसी वजह से पैरेललिज्म का चैप्टर आपको अलग से पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है एक लिस्ट मैंने अभी आपको बताई, दिशा की एफसी जिरंड फॉलो करती है, लेकिन सिर्फ उतना ही वर्ब नहीं है जो जिरंड फॉलो करते हैं। कुछ फ्रेजेज हैं जो जिरंड फॉलो करते हैं, कुछ और वर्ब की लिस्ट है, एक्सटेंडेड लिस्ट है जो आपको याद करनी पड़ेगी। क्या होता है, एक बार में आपको भारी भरकम दे दो तो नहीं याद होगा। जैसे दिशा की एफसी हमने 3 बार बोल दिया तो आपको याद हो जाएगी कि दिशा की एफसी जिरंड फॉलो करती है। लेकिन दिशा की एफसी के अलावा भी कुछ और वर्ब्स हैं जो जिरंड फॉलो करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, पोस्टपोन हो गया, रिस्क हो गया, प्रैक्टिस हो गया, कीप हो गया, मिस हो गया जो है, रिकमेंड हो गया, बिगिन हो गया, अप्रूव ऑफ हो गया, प्रोहिबिट हो गया, मीन हो गया, वर्थ हो गया, कुड नॉट हेल्प हो गया, कैन नॉट हेल्प हो गया। ये जो फ्रेजेस है ना, कुड नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प, तो ये अपने बाद V1 लेते हैं, ठीक है ना। वर्थ नथिंग बोलते हैं, वर्थ अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉलो करता है। ये ऐसा फ्रेज है जो अक्सर करके आपको सुनने को मिलता है। जो मीन है वो अपने बाद जिरंड फॉलो लेता है, जो ये है अपने बाद जिरंड लेता है। ये जो प्रोहिबिट है ये अपने बाद जिरंड लेता है, ये एग्जाम में 1 2 बार पूछा जा चुका हुआ है। तो ये सारे मैंने वो कलेक्ट कर लिया है। अप्रूव जो है, अप्रूव अपने साथ जो है, अप्रूव ऑफ ले रहे हो तो अपने बाद जिरंड लेगा। तो ये सारा का सारा है जो आपसे पूछा जाता है। जैसे ही अवॉइडेड, अवॉइड अपने साथ क्या लेता है? जिरंड लेता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिनाई अपने साथ क्या लेता है? डिनाई अपने साथ जो है जिरंड लेता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये वर्ब्स की लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, तो इसे मेमोराइज कीजिएगा, ठीक है ना। कोई बच्चा इसको याद करने के अगर निमोनिक्स बना सके, जैसे मैंने दिशा की एफसी बनाई है, मुझे समय नहीं मिला कि मैं इसका कुछ बना सकूं। अगर आप में से कोई बच्चा अगर वो कर सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसको याद करने के लिए क्या निमोनिक्स बना सकते हो और इन सारे वर्ब्स को। तो ये सारे के सारे वर्ब हैं, अपने बाद क्या लेते हैं? अपने बाद जिरंड लेते हैं। अब अगर मैं से पूछो तो ये 7 पैटर्न का ही जिरंड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये सारी चीज याद रख लो तो 2004 से लेके 2024 तक आए हुए सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो अब मैं 2004 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अब देखो, नंगी आंखों से सीधे सीधे दिखाई दे जाएगा। यू शुड अवॉइड, अभी अभी आपने देखा कि हमने क्या बताया कि अवॉइड जो है ये क्या है? ये अपने बाद जिरंड फॉलो करता है। यहाँ पे लिखा है टू ट्रेवल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए आपका ट्रेवलिंग। तो यहाँ ये ना हो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब जिरंड होना चाहिए, ट्रेवलिंग होना चाहिए, जिरंड का इस्तेमाल करोगे। डिनाई लिया, ही डिनाइड टू हैव, डिनाई अपने बाद क्या लेगा? डिनाई अपने बाद जिरंड लेगा, डिनाई अपने बाद जिरंड लेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब हैविंग होना चाहिए। आई मींट नथिंग, मीन की बात करिए, आई मीन नथिंग लेस देन, तो आई मींट व्हाट? ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ ये दिया टू कंपेल, ठीक है ना।
आई मीन नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम, तो यहाँ कंपेल की जगह क्या होना चाहिए, कंपेलिंग होना चाहिए, तो ये होना चाहिए जिरंड, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए जिरंड, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट। और ये जो मीन है, मीन अपने बाद क्या लेता है, मीन अपने बाद जिरंड लेता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो मीन अगर वर्ब है तो अपना अगर ऑब्जेक्ट ले रहा है, अगर कोई वर्ब है तो वो जिरंड स्ट्रक्चर में आना चाहिए। अब देखो कितना आसानी से सवाल लग जा रहा है। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग लिखा हुआ है, तो मी और बीइंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट है। इसके बाद ध्यान रखिए यहाँ पे मी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये गलत होता है, इसको किस में चेंज करना होता है, इसको चेंज करो किस में, इसको चेंज करो आप पॉजेसिव एग्जेक्टिव में, इसको पॉजेसिव एग्जेक्टिव में चेंज करो, मतलब माई में चेंज करो। तो इसको काट के क्या करना पड़ता है, इसको काट के आपको माई बीइंग लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ए सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। 12वां क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सीजीएल में आया हुआ है। इसमें ध्यान से देखो, अगर आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा होगा नाउन एपोस्ट्रॉफी एस और फिर जिस पे पोजीशन होता है वो दूसरा भी नाउन होता है। तो यहाँ पे फिजिशियंस लिखा हुआ है, यहाँ पे फिजिशियंस लिखा हुआ है, इस फिजिशियंस के बाद ये अपना दोबारा नाउन लेगा। अगर इसकी जगह गलती से वर्ब आ गया है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब जिरंड फॉर्म में होना चाहिए। तो जब भी पॉजेसिव, जब कोई मॉडिफायर होता है उसके बाद वर्ब आता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, तो रिकमेंडेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह रिकमेंडिंग होना चाहिए, जो कि जिरंड स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है ना, ये जिरंड स्ट्रक्चर है। जो V3 है वो आपका या तो मेन वर्ब होता है या तो आपका पार्टिसिपल फॉर्म होता है। अगला है, द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक। वर्थ अपने बाद क्या लेता है, वर्थ अपने बाद वर्थ नथिंग, वर्थ टेकिंग, तो वर्थ टेकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्थ टेकिंग। वर्थ अपने बाद क्या लेता है, वर्थ, वर्थ अपने बाद जिरंड लेता है, जिरंड लेता है। अब जैसे ये सारे शब्द हैं जो मैंने शब्द बताया है, तो जब मैं सेंटेंस पढ़ता हूं तो मैं आपका पूरा फोकस खाली उन्हीं शब्दों के आसपास लेके जाता हूं, ताकि ये नंगी आंखों से आपको ये शब्द दिखाई दे। जब आप पेपर के अंदर बैठोगे, 3-4 सेकंड का समय होगा, तो वहां पे तो शब्द ही दिखाई देंगे। और ये अगर इस स्टाइल में प्रैक्टिस किए रहोगे तभी वहां पे आपको ये सब दिखाई देंगे, अगर इस स्टाइल में प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो वहां पे दिखाई नहीं देगा। अगला है, ड्यू टू मी बीइंग नहीं होगा, ड्यू टू माई बीइंग होगा। ये देखो 10वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन एक ही बात है, माई बीइंग। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एग्जेक्टिव के चैप्टर में भी कवर कराया था। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years अगो। तो रिमेंबर जो है अपने बात क्या लेता है, रिमेंबर जो अपने पास जिरंड लेता है, तो आई रिमेंबर मीटिंग हिम लिखना है आपको। तो ये क्या होगा, ये मीट की जगह क्या होगा, जिरंड होगा। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड, जो प्रोहिबिट है वो अपने बाद क्या लेता है, जिरंड लेता है, प्रोहिबिट अपने बाद जिरंड लेता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, जिरंड चाहिए, प्रोहिबिट के बाद जिरंड। अगर वर्ब याद है तो आपको याद रहेगा कि ये हमेशा जिरंड लेता है। यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टीड ऑफ बाई अ मोटरसाइकिल। ये प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद अगर वर्ब लगा रहे हो तो क्या होना चाहिए, जिरंड फॉर्म में होना चाहिए, जिरंड फॉर्म में होना चाहिए। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ये प्रीपोजिशन के बाद V1 फॉर्म लिखा है तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, तो आपको यहाँ तो समझ में आ रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ देखने भी आना चाहिए। जैसे मान लो आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, आपने पढ़ा यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टीड ऑफ बाई ए मोटरसाइकिल, तो वहाँ समझ में नहीं आएगा, वहाँ रिदम एकदम फिट बैठेगा। लेकिन अगर आपको याद रहेगा कि अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगाते हो तब तो इस सेंटेंस को सही कर पाओगे। ये चीज़ यहीं से देख के जानी है आपको। अगला क्वेश्चन है, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ अपने बात क्या लेता है, अप्रूव ऑफ हर, टू गो नहीं होना चाहिए, गोइंग होना चाहिए। जो अप्रूव ऑफ होता है वो अपने बात क्या लेता है, जिरंड फॉर्म लेता है, क्या लेता है, जिरंड लेता है। तो टू गो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गोइंग होना चाहिए। अगला है, वाटर कंटामिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस सिंस केमिस्ट हैव बिगन टू यूज। जब बिगन इस्तेमाल होता है तो ये जो होता है क्या लेता है, ये जिरंड फॉर्म लेता है, तो ये यूजिंग होना चाहिए, क्या लेता है, ये जिरंड लेता है। ये 7वें नंबर पे जो मैंने बताया उसमें ये सारी वर्ब की लिस्ट है, ये सारी वर्ब की लिस्ट है जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिसक्वालिफाइड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिसक्वालिफाइड, तो डिसक्वालीफाई करते तो टू अपीयर नहीं, डिसक्वालिफाइड अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिसक्वालिफाइड अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन है, तो यहाँ अपीयर की जगह क्या होना चाहिए, अपीयरिंग होना चाहिए, यहाँ पे जिरंड का इस्तेमाल करना आपको, डिसक्वालीफाई अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर अगेन। आई फॉरबिड, जो फॉरबिड है अपने साथ क्या लेता है, ये अपने बात लेता है, जिरंड लेता है, तो टू गो की जगह क्या होना चाहिए, गोइंग होना चाहिए।
अगला है ड्यू टू मी बीइंग, नहीं माई बीइंग होना चाहिए। ये देखो 2 क्वेश्चन आया हुआ, तीसरी बार फिर से रिपीट हुआ है। अगला है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग, नहीं माई फेलिंग होना चाहिए। पजेसिव एग्जेक्टिव चाहिए, क्या चाहिए? पजेसिव एग्जेक्टिव वर्ब के आईएनजी के पहले। विजिटर्स टू द जू आर अम्यूज्ड बाई द मंकीज प्ले इन द केजेस। विजिटर्स टू द जू आर अम्यूज्ड बाई द मंकीज प्ले इन द केजेस। अब ये 48 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। जो हमारा बाई होता है ना, प्रीपोजिशन, इस बाई के बाद या तो हम नाउन लेते हैं, ठीक है ना, या फिर इस नाउन के साथ हम रिलेटिव क्लॉज जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज, और रिलेटिव जो क्लॉज होता है ये क्या काम करता है? ये नाउन का अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है। तो मॉडिफायर की तरह काम करता है। जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो एक्चुअली एग्जेक्टिव क्लॉज ही होता है। या इसके अलावा इस नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो हम पार्टिसिपल फ्रेज से दे सकते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज से दे सकते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज से दे सकते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है बाई के बाद। बाई के बाद या तो हम नाउन लगाते हैं, बाई के बाद नाउन या रिलेटिव क्लॉज लगाते हैं, बाई के बाद नाउन प्लस पार्टिसिपल फ्रेज लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं तो सेंटेंस अपने आप पे परफेक्ट है। विजिटर्स टू द जू आर अम्यूज, जो विजिटर्स है जू के अंदर वो अम्यूज्ड हुए, किसके द्वारा अम्यूज्ड हुए? बाय द मंकी, मंकी से अम्यूज्ड हुए। अब इस ये मंकी क्या कर रहा था? वो जो है वो यहाँ मेंशन किया गया है। मंकी जो है केक्स में जो कैद है, जो उसका जेल है, उसमें क्या कर रहा था? गुफा जो है उसमें वो खेल रहा था। तो खेल रहा था, खेलना जो है उसका इन प्रोसेस है। तो जब हम बात कर रहे हैं ये पूरा प्ले इन द केजेस जो लिखा हुआ है, तो या तो यहाँ हम रिलेटिव क्लॉज लगाएंगे या हम यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज डालेंगे। तो जब पार्टिसिपल फ्रेज डालेंगे तो हमारा जो पार्टिसिपल होता है या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो हम इनके साथ पार्टिसिपल फ्रेज लगाते हैं। तो प्ले इन केजेस नहीं लिखेंगे, प्लेइंग इन द केजेस लिखेंगे। ये हो गया इसका ग्रामेटिकल सेंस। अगर इसको आप हिंदी में समझना चाहो तो हिंदी में ऐसे समझ सकते हो, विजिटर्स टू द जू, जो जू के विजिटर्स थे वो अम्यूज्ड हुए किसके द्वारा? मंकी के द्वारा। और मंकी क्या कर रहा था? क्योंकि मंकी का एक्शन ऑन गोइंग था जब वो अम्यूज हो रहे थे। तो जब एक्शन ऑन गोइंग हो, ये बताना हो, तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे प्ले की जगह क्या लिखना पड़ेगा? प्लेइंग इन द गेम। और इसी को हम क्या बोलेंगे? ये पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि ये जो प्ले है यहाँ पे प्लेइंग इन द गेम, ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है ये मंकी के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। मंकी नाउन है और नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले फ्रेज को क्या बोलते हैं? हम एग्जेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। यहाँ पे एग्जेक्टिव में अगर वर्ब की आईएनजी का इस्तेमाल करके हम पूरा फ्रेज बना रहे हैं तो इसको हम पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बाई के बाद नाउन नहीं, नाउन के साथ पार्टिसिपल फ्रेज वाला चीज लगाएंगे। हम यहाँ पे ये भी लग सकते हैं कि अम्यूज्ड बाय द मंकी, और मंकी के साथ हम रिलेटिव क्लॉज भी लगा सकते हैं, दैट इज डूइंग समथिंग, कि वो कुछ कर रहा था। समझ में आया? यहाँ पे हम इसको पार्टिसिपल फ्रेज के साथ इसका जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है वो हमने पास कर दिया है। तो यहाँ पे प्ले की जगह क्या होना चाहिए? प्लेइंग। तो आप इसे हिंदी से समझ लो और इसको ग्रामेटिकली भी समझ लो कि ये क्या था? ये पार्टिसिपल फ्रेज था। पार्टिसिपल अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, तो जब अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार जो है मैं आपको करा दूंगा। वैसे इसको यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन बाय डिफॉल्ट 48 क्वेश्चन आ गया यहीं पे, तो मेरा समझाना जरूरी था, क्योंकि ये पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल में भी इसको कवर करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर इज दैट शी अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। अवॉइड जो है अपने साथ क्या लेता है? अवॉइड अपने साथ जिरन लेता है। 4 क्वेश्चन अवॉइड का कर चुके हैं आज की क्लास में, तो मुझे लगता है अवॉइड तो आपको याद रह जाना चाहिए। तो टू स्पीक नहीं होना चाहिए, सिंपली स्पीकिंग होना चाहिए, सिंपली स्पीकिंग टू मी। समझ में आया? अवॉइड अपने बाद क्या लेता है? जिरन लेता है। कुछ फिक्स वर्ब है जो जिरंड ही लेते हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनको मेमोराइज करना पड़ेगा। आई एम सॉरी वरिंग यू ऑफ माई ट्रबल्स बट आई कुड नॉट हेल्प। जैसे मैंने लिखा आई एम सॉरी वरिंग यू, आई एम सॉरी लिख दिया, उसके बाद वरिंग लिख दिया है, तो थोड़ा अजीब नहीं लिखा है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई एम सॉरी फॉर वरिंग यू, आई एम सॉरी फॉर वरिंग यू, तो अब आपको समझ में आएगा यार, अब मीनिंग सही लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो वरिंग है वो तो लिखा है, लेकिन जो प्रीपोजिशन है यहाँ से गायब कर दिया गया है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, जो वरिंग था ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ से प्रीपोजिशन ही हटा दिया गया। अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन रखता, अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन रखता, प्रीपोजिशन के बाद अगर V1 देता, तो आप उसको आईएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते कि ऑब्जेक्ट जो है, जो प्रीपोजिशन है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन ही गायब कर दिया गया कि आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। और आई एम सॉरी जब बोल रहा हूँ तो जो एम है ये अपने आप में क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। जब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है या लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो सॉरी जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया जब आई एम सॉरी बोल रहे हैं। तो इसके बाद जो वरिंग लिखा हुआ है ये एक्चुअली चाहिए आई एम सॉरी वरिंग, तो ये जो एम की वजह से वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये मेन वर्ब बन जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म में लिख जाएगा तो गलत हो गया। ये जो वरिंग है इसके लिए अपने आप में चाहिए किसी और का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये आई का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये एम का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, मतलब ये एम का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और ये एम का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता तो किसी का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रीपोजिशन फॉर होना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर डूइंग समथिंग बोलते हैं ना, तो आई एम सॉरी वरिंग यू ऑफ माई ट्रबल्स बट आई कुड नॉट हेल्प, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन मिसिंग था 52 में। अगला क्वेश्चन है इन स्पाइट ऑफ हर इरिटेशन सी कुड नॉट हेल्प स्माइल। जो कुड नॉट हेल्प है ना या कैन नॉट हेल्प है, कुड नॉट हेल्प लिखें या कैन नॉट हेल्प लिखें, ये अपने बाद जिरंड लेता है। अगर इसके बाद अगर वर्ब आया तो कैसा आना चाहिए, जिरंड आना चाहिए। तो स्माइल की जगह क्या आना चाहिए, इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो स्माइलिंग होना चाहिए। अगला आई ऑलवेज इंजॉय, जो इंजॉय है दिशा की एफसी में ई इंजॉय वाला ही है, दिशा में जो ई आता है वो इंजॉय ही है। ये क्या होता है, ये अपने पास जिरंड लेता है। अगर ये जिरंड ले रहा है इसका मतलब टू रीड की जगह क्या होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए क्योंकि अपने पास जिरंड लेता है, तो ये गलत है। अगला दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू जो है ये जो फ्रेज है अपने बाद क्या लेता है, ये अपने बाद लेता है लुक फॉरवर्ड टू वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या लेता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग देयर पेरेंट्स नो एरर। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये फ्रेज आपकी जुबान पे होना चाहिए। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम क्या लेते हैं, आईएनजी फॉर्मेट लेते हैं। अगला है कैरेक्टर्स बिल्ड, कैरेक्टर बिल्ड शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट of every aspect of schooling and learning as it equips one to find long term solution to life's challenges no error। कैरेक्टर बिल्ड नहीं कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्ड नहीं कैरेक्टर बिल्डिंग होगा। कैरेक्टर बिल्डिंग शुड बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की प्लेस पे डाल रहे हैं तो हम किस चीज की बिल्डिंग कर रहे हैं, कैरेक्टर की बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। कैरेक्टर बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग जो कैरेक्टर बिल्ड होता हुआ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो अब बिल्ड नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग क्योंकि सब्जेक्ट की जगह चाहिए ना, और अगर वर्ब डाल रहे हो तो या तो ये जिरंड की तरह काम करेगा तो पार्टिसिपल की तरह काम करेगा, तो V1 के फॉर्म में तो आ ही नहीं सकता है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग जैसे मैंने बोला तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग एंड लर्निंग एज इट इक्विप्स वन टू फाइंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू लाइफ चैलेंजेस। अगला है द एरोमा ऑफ द इनविगोरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी comes wafting up the stairway and soon I am sipping it slowly and reverentially without rushing no error। 2017 में इसका क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो द एरोमा ऑफ द जो ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द लगा दिया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही मॉर्निंग का है, कप ऑफ टी, तो मॉर्निंग कप है। अब इसके साथ जो है इनवोगरेट लिखा हुआ है, तो जो मॉर्निंग का कप है द एरोमा ऑफ द मॉर्निंग कप, इसका क्या है, यहाँ पे जो इनवोगरेट लिखा हुआ है ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। वैसे तो इसे पार्टिसिपल में पढ़ाना चाहिए था पर क्वेश्चन आ गया तो कवर कर देते। तो इनगोरेट यहाँ पे पार्टिसिपल की तरफ आएगा, या तो जो है ये V3 फॉर्म में आना चाहिए या तो ये आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग कप है वो इनगोरेटिंग फॉर्म में आना चाहिए, द एरोमा ऑफ द इनगोरेटिंग। इनगोरेट का मतलब होता है उत्साहवर्धन, ठीक है ना, उत्साहवर्धन। इसका एक हिंदी और मैंने लिखा हुआ था अपने कॉपी में कहीं पे, ठीक है ना, ऊर्जा देने वाला, स्फूर्तिदायक। इसका शुद्ध अगर हिंदी ध्यान देखोगे इनविगोरेट का मतलब होता है स्फूर्तिदायक, एनर्जी देने वाला। द एरोमा ऑफ द इनवोगरेटिंग मॉर्निंग कप ऑफ टी कम्स विद wafting up the stairway and soon I am sipping it slowly and reverentially without rushing। तो यहाँ पे ये जो है ना ये एग्जेक्टिव की जगह आया हुआ है, तो अगर एग्जेक्टिव की जगह आया हुआ है तो इसको आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए या V3 फॉर्म में होना चाहिए। वर्ब जब भी जो है आप मॉडिफायर की जगह रखते हो तो आईएनजी फॉर्म में रखते हो या V3 फॉर्म में रखते हो। तो 71वें का ये हमने एग्जेक्टिव के चैप्टर में भी कवर किया, आपको बताया था ना कि अगर कहीं वर्ब आया हुआ है एग्जेक्टिव के प्लेस में तो आपको क्या करना है, आपको उसको या तो V3 में रखना है या तो आईएनजी फॉर्म में रखना है। तो 71 का जो होगा यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, इसका जिरंड का कोई लेना देना नहीं वैसे, ठीक है ना। ये मैं कहीं क्रॉस तो नहीं कर गया, एक मिनट रुकना, कल तो अपना वही टाइप रहा है ना, हाँ ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके कहाँ के थे, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके पार्टिसिपल के थे पर आ गए हैं तो कवर कर लिया है, कोई नहीं अभी पढ़ेंगे इसके आगे। अवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड सीरियसली कंसिडर गिवन स्टूडेंट, गिवन स्टूडेंट नहीं कंसिडर गिविंग स्टूडेंट्स होना चाहिए, गिवन स्टूडेंट नहीं देते हुए, गिविंग स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग। ऐसे क्वेश्चन नंबर 72 भी पार्टिसिपल में पढ़ाना था, चलो कोई नहीं, 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये भी। इसके आगे अगला क्वेश्चन है इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग हिज ओन लंच। हैज स्टार्टेड है, जरा ध्यान से देखना, हैज स्टार्टेड है, यहाँ पे हैज आपका क्या है,
हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद ब्रिंग फिर से V1 फॉर्म में आ गया है, ठीक है ना। तो इस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट की प्लेस पे या तो टू ब्रिंग लिखोगे, या तो टू ब्रिंग लिखोगे या ब्रिंगिंग लिखोगे, ब्रिंग के साथ आईएनजी जोड़ोगे, अब इस प्लेस पे रखोगे। तो स्टार्ट की अगर बात करें तो स्टार्ट अपने बाद इन्फिनिटी भी लेता है और स्टार्ट अपने बाद जिरंड भी लेता है। तो इन दोनों में से किसी के साथ भी बना सकते हो, लेकिन एक बात ये समझो कि अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको जो है या तो इन्फिनिटिव रखना है या तो जिरंड रखना है, या तो इन्फिनिटी रखना है या तो जिरंड। इन्फिनिटी की बात करें तो 2+V1 रखना है, जिरंड रखना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखना है। ये दोनों नहीं है, अगर दोनों नहीं है तो आप इसको करेक्ट कैसे करोगे, आप इसको या तो 2+V1 के साथ बनाओ या तो जिरंड के साथ बनाओ। तो इसका जो सही वर्जन होगा या तो जिरंड के साथ होगा या तो इन्फिनिटी के साथ होगा। अगला है फानू फिनिश टू रीड सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days। तो भानु फिनिश टू रीड, भानु ने फिनिश किया, क्या फिनिश किया, टू रीड। तो अगर मैं फिनिश की बात करता हूं, जैसे मैंने स्टार्ट की बात की वैसे मैं फिनिश की बात करता हूं। फिनिश आपके उस वर्ब लिस्ट में आती है जो जिरंड को फॉलो करता है। क्या करता है, जो जिरंड को फॉलो करता है। अगर ये जिरंड को फॉलो करता है तो यहाँ पे रीड की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे रीडिंग होना चाहिए, यहाँ पे रीडिंग होना चाहिए। तो 88वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो वर्ब ऐसे हैं, जो मेन वर्ब ऐसा है जो इन्फिनिटी भी फॉलो कर सकते हैं, जो जिरंड भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसके केस में ध्यान से देखो सिर्फ V1 दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों फॉलो कर सकते हैं तो V1 दे के आपसे चेक कराया गया है। यहाँ पे फिनिश जो है ये सिर्फ जिरंड फॉलो करता है तो इसकी जगह पे इन्फिनिटी दे दिया गया है। तो आपको वर्ब लिस्ट सिर्फ वो याद करनी है जो जिरंड जो है फॉलो करते हैं, वो लिस्ट याद करनी है जो इन्फिनिटी फॉलो कर रहे हैं। और इन जनरल याद करना है कि अगर आपके हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद कोई अगर वर्ब डायरेक्ट अगर आ रहा है तो या तो इन्फिनिटी फॉर्म में आना चाहिए या तो जो है आपके किस फॉर्म में आना चाहिए, जो जिरंड फॉर्म में आना चाहिए। अगर आपके याद किए हुए लिस्ट से नहीं है तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देगा, अगर याद किए हुए लिस्ट से है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देगा। समझ में आई बात। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, अच्छा खत्म हो गया जिरंड के सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न, ये 7वां पैटर्न था, सारे के सारे मिसलेनियस भी कवर हो गए, वो भी पैटर्न खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इन्फिनिटी की। जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या आएगी, सबसे पहली बात ये आएगी कि कंफ्यूजन होगा जिरंड के साथ। तो अगर हमने जिरंड में जो है याद किया है कि भाई कुछ ऐसे वर्ब हैं जो जिरंड को फॉलो करते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ब है जो इन्फिनिटी को फॉलो करते हैं। तो ये कुछ वर्ब की लिस्ट है, जैसे लाइक हो गया, वांट हो गया, डिसाइड हो गया, प्लान हो गया, होप हो गया, रिफ्यूज हो गया, एग्री हो गया। ये वर्ब इन जनरल क्या करते हैं, ये अपने बाद इन्फिनिटी लेते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि वांट अपने बाद इन्फिनिटी लेता है तो ऑप्शन आसानी से टिक कर लोगे। अगर आपको पता है होप अपने बाद इन्फिनिटी लेता है तो ये ऑप्शन आसानी से टिक कर लोगे। तो ये वर्ब की लिस्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, ये वर्ब की लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। अगर इन वर्ब की लिस्ट को याद नहीं करोगे तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसा लगेगा सी वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर, सी वॉन्ट्स बिकमिंग ए डॉक्टर, मतलब आप कहीं कंफ्यूज होते रहोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ब्स आपको याद रखना है कि लाइक, वांट, डिसाइड, प्लान, होप, रिफ्यूज और एग्री ये अपने बाद इन्फिनिटी लेते हैं, ना कि जिरंड लेते हैं। अब इसके दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हम मॉडल पढ़ के आए हैं, मॉडल हमेशा अपने बाद V1 लेता है। तो जैसे हम बोले ही कैन रन वेरी फास्ट, यू मस्ट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, ये ऑलरेडी मॉडल में हम लोग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। लेकिन आप ध्यान रखो कि इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो बेयर इन्फिनिटी लेता है, मतलब सीधा सीधा V1 लेता है, ये 2 के साथ कभी भी नहीं लेता है। तो ये जो मॉडल होते हैं डायरेक्ट V1 लेते हैं, ना कि 2 के साथ V1 लेते हैं। अगला है पैटर्न बेयर इन्फिनिटी का। जब इन्फिनिटी की बात करते हैं तो 2+V1 भी इस्तेमाल होता है, 2+V1 भी इस्तेमाल होता है और V1 भी इस्तेमाल होता है। तो 2+V1 कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी पढ़ रहे हैं, और V1 कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो भी पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बेयर इन्फिनिटी हम फॉलो करते हैं अगर लेट का इस्तेमाल हुआ हो, मेक का इस्तेमाल हुआ हो, सी का इस्तेमाल हुआ हो, हियर का इस्तेमाल हुआ हो और वॉच का इस्तेमाल किया हो। अब सी और वॉच की अगर बात करें तो इन दोनों का मतलब होता है देखना, हियर का मतलब सुनना होता है, लेट और मेक। क्या ये 5 आपको याद नहीं रह जाएंगे, लेट, मेक, सी, हियर एंड वॉच, ये सारे याद नहीं रह जाएंगे। ये अगर बहुत याद रह जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बाद हम सीधे सीधे V1 लगाते हैं। तो लगा दो V1, लेट यहाँ पे है तो V1 लगा दो, सॉ यहाँ पे है तो क्या है V1 लगा दो, ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। इनके बाद बेयर इन्फिनिटी मतलब हम सिर्फ V1 का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेट हिम टू टेल द ट्रूथ, ये अगर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लेट हिम टू टेल द ट्रूथ, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको लगेगा सेंटेंस गड़बड़ है, या यूं लिख के आ जाएगा आई सॉ हर टू इंटर द रूम, तो क्या लग रहा है कि जो है आपको एग्जाम में पकड़ पाओगे,
नहीं पकड़ पाओगे जब तक ये याद करके नहीं जाओगे कि लेट मेक सी हियर और वॉच जो है अपने बाद V1 लेता है, तब तक इनको सही नहीं कर पाओगे। रिदम के हिसाब से सही लगेंगे। लेट हिम टेल द ट्रूथ होता है, आई सॉ हर इंटर द रूम होता है, ना कि टू इंटर होता है, ना कि टू टेल होता है। समझ में आई बात? तो ये आप याद रखिएगा कि लेट मेक सी और सी हियर और वॉच जो है अपने बाद बेयर इन्फिनिटी लेते हैं। इसके बाद जो है एक और पैटर्न आता है जिसमें सिर्फ आपके समझ की जरूरत है। अगर इन्फिनिटी से आप पर्पज बताने की कोशिश करते हो तो आप 2+V1 का स्ट्रक्चर लेते हो। अगर आपको पर्पज बताना हो तो आप इन्फिनिटी मतलब 2+V1 का, जब हम इन्फिनिटी लिखें इसका मतलब 2+V1 है, जब हम बेयर इन्फिनिटी लिखें इसका मतलब V1 होता है। तो हम जब पर्पज बताना हो तो हम 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। अब हम पर्पज क्या बताएंगे? टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो इसके लिए हम इन्फिनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम पर्पज बताने की कोशिश कर रहे हैं। सी स्टडीज रेगुलरली, ठीक है ना, ताकि क्या हो सके? टू सक्सीड इन द एग्जाम। तो सही ऑप्शन क्या होगा? टू सक्सीड। इन्फिनिटी के साथ हम बताएंगे। इन दोनों में हम पर्पज बता रहे हैं। ये आपके फिलर्स में आए हैं। देखो एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन आया है, एसएससी सीएचएसएल 2014 में आया है क्वेश्चन। अगला है इन्फिनिटी आफ्टर एग्जेक्टिव्स। जैसे हमने एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़ा हुआ है, एग्जेक्टिव में ये पढ़ा हुआ है कि अगर पजेसिव एग्जेक्टिव हो, पजेसिव एग्जेक्टिव हो तो ये अपने बाद क्या फॉलो करता है? जिरंड फॉलो करता है, वर्ब की आईएनजी। इसी तरीके से कुछ एग्जेक्टिव की लिस्ट ऐसी है जो अपने बाद इन्फिनिटी लेता है। क्या लेता है? इन्फिनिटी मतलब 2+V1 लेता है, 2+V1 लेता है ये। अब इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हैप्पी हो गया, ठीक है ना, सरप्राइज्ड हो गया, ग्लैड हो गया, रेडी हो गया, ईगर हो गया, अफ्रेड हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे अपने साथ क्या लेते हैं? ये अपने साथ 2+V1 लेते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, टू हेल्प यू, तो मैं मदद करके। दे वर रेडी टू डू द वर्क, वो रेडी हैं काम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं, हैप्पी हो गया, सरप्राइज, ग्लैड, रेडी, ईगर, अफ्रेड, ये सारे के सारे एग्जेक्टिव जो है अपने बाद इन्फिनिटिव लेते हैं। पजेसिव एग्जेक्टिव अपने बाद जिरंड लेता है। ये एग्जेक्टिव्स अपने बाद क्या लेते हैं? ये एग्जेक्टिव अपने बाद जो है इन्फिनिटिव लेते हैं। ये बात याद रह जाएगी। चलो याद रह जाएगी तो इसके क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे आपसे। अगला है वर्ब की लिस्ट थोड़ी और बड़ी कर लो। एग्री, डिसाइड, एक्सपेक्ट, होप, लर्न, प्लान, प्रॉमिस, रिफ्यूज, वांट एंड विश, ये सारे वर्ब अपने बाद क्या लेते हैं? ये सारे वर्ब अपने बाद इन्फिनिटी लेते हैं। तो सी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट। तो ध्यान रखो कि ये वर्ब की लिस्ट है, ये भी याद रखना पड़ेगा। एग्री, डिसाइड, एक्सपेक्ट, होप, लर्न, प्लान, प्रॉमिस, रिफ्यूज, वांट एंड विश, रिफ्यूज, वांट एंड विश, ठीक है ना। इसकी निमोनिक्स बना के अगर कोई मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा तो मुझे लगता है कि और मुझे मदद मिलेगी। मैं अगली क्लास में उसको क्लास में इंक्लूड कर लूँगा। वैसे मैंने इसकी बनाई नहीं है, मैं अभी बैठ के रात को हो सकता बनाऊँ। अगर बनेगा तो जब पार्टिसिपल और पॉजिटिव वर्ब बनाऊंगा तो इनके निमोनिक्स आपको बता दूंगा कि इसको कैसे याद कर सकते हो आप, ठीक है ना। मुझे समय नहीं मिला, अभी तो मैं पैटर्न ही फिल्टर कर रहा था। तो पैटर्न फिल्टर कर रहा था तो मतलब उसमें मैं कुछ बना नहीं पाया, सिर्फ एक का ही बना पाया था कि दिशा की एफसी जो है वो जिरंड फॉलो करती है। तो इसका भी मैं बना दूंगा, या अगर आप इस तरीके का कुछ बना सकते हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मदद हो जाएगी बाकी बच्चों के लिए। समझ में आया? तो ये रहा पैटर्न 6। और एक पैटर्न और आता है, अब हम बात करते हैं जैसे टू और इनफ जो होता है ये अपने बाद इन्फिनिटी लेता है, ठीक है ना। तो हम टू के साथ 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं। हम इनफ के साथ 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एग्जाम में सीजीएल और सीएचएसएल में 2 क्वेश्चन आए थे। ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, तो यहाँ पे टू लिफ्ट 2+V1 का इस्तेमाल करेंगे। सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू समथिंग, तो यहाँ पे टू कैरी लिखा हुआ है तो टू कैरी द सूटकेस। तो टू के बाद हम 2+V1 लेते हैं, इनफ के बाद भी हम 2+V1 लेते हैं। तो ये पैटर्न है जो आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, सूनर देन एंड रादर देन, ये जो है अपने बाद बेयर इन्फिनिटी लेते हैं। ये क्या करते हैं? अपने बाद बेयर इन्फिनिटी लेते हैं। वाई और वाई नॉट भी अपने साथ बेयर इन्फिनिटी लेता है। कभी कभी ये भी आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ यू हैड बेटर केप्ट साइलेंट लिखा हुआ है, यू वुड रेदर नॉट टू स्टे विथ हर लिखा हुआ है, यू हैड बेटर टोल्ड अस द ट्रूथ लिखा हुआ है, यू वुड रेदर नॉट टू मिस द पार्टी लिखा हुआ है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, चारों के चारों इनकरेक्ट है। जरा देखो क्यों इनकरेक्ट है। सबसे पहले ये देखो कि क्या इन्हीं फ्रेज का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाया गया है। तो हाँ, इन्हीं फ्रेजेस का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाया गया है। अगर इन्हीं फ्रेजेस का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाया गया है तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है ये बेयर इन्फिनिटी लेंगे।
बेयर इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ है, बेयर इन्फिनिटी का मतलब लेंगे V1। अब इसमें क्या गलती है, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे इस्तेमाल है केप्ट, क्या है ये V2, यहाँ पे इस्तेमाल है टू स्टे, 2 + V1 इस्तेमाल है। यहाँ पे ध्यान से देखो टोल्ड लिखा है, टेल इसका V1 होता है, तो यहाँ पे V2 इस्तेमाल है। और यहाँ पे देखो टू मिस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 2 + V1 इस्तेमाल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे उड रेदर का इस्तेमाल है, यहाँ पे हेड रेदर बेटर का इस्तेमाल है, यहाँ पे उड रेदर का इस्तेमाल है, यहाँ पे हेड बेटर का इस्तेमाल है। तो इन फ्रेजेस के बाद हम क्या लेते हैं, सीधा सीधा V1 लेते हैं। यहाँ केप्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कीप होगा, यहाँ पे सिर्फ स्टे होगा, ये करेक्ट वर्जन है, ये करेक्ट वर्जन है। यहाँ पे टेल होगा और यहाँ पे सिर्फ मिस होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ मिस। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें आपको याद रहेगी। अगर ये चीज़ें आपको याद रह जाएगी सारी की सारी, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दोगे। जैसे क्वेश्चन देखो, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड इंटरिंग द, जो परमिट होता है वो अपने बाद इंटरिंग नहीं लेगा, टू इंटर लेगा। परमिट ऐसा वर्ब है जो अपने बाद क्या लेता है, इन्फिनिटी लेता है, इन्फिनिटी। अगला है, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस इंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड। जो अलाउ होता है अपने बाद क्या लेता है, अलाउ टू डू समथिंग होता है, अपने बाद इन्फिनिटी लेता है, तो अलाउड अस टू इंटर होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, इन्फिनिटी, 2 + V1, अलाउ अपने पास 2 + V1 लेता है। अगला, आई होप टू गो, जो होप है, आई होप टू गो टू शॉपिंग, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। ये आपका Tier 1 एग्जाम में आया था। जरा ध्यान से देखो, होप अपने बाद क्या लेता है, होप अपने बाद इन्फिनिटी लेता है, तो होप के बाद 2 + गो लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद टू के बाद ध्यान से देखो, टू के बाद देखो ध्यान से, टू के बाद हमेशा हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। टू के बाद हमने आपको क्या बताया था, हमने थोड़ी देर पहले आपको एक बात ये बताया है कि मेरे दोस्तों, ये जो टू होता है प्रीपोजिशन, जब तक आपका फिक्स फ्रेज ना आ जाए, जैसे लुक फॉरवर्ड टू हो गया, यूज टू हो गया, एडिक्टेड टू हो गया, टेकन टू हो गया, प्रोन टू हो गया, जब तक वो फिक्स फ्रेज नहीं आए तब तक टू के बाद हम V1 लेते हैं, तब तक टू के बाद हम V1 लेते हैं। यहाँ पे फ्रेज नहीं आया और यहाँ पे वर्ब की ING फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया गया है, उसी के साथ कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया। तो यहाँ पे टू के साथ सिर्फ शॉप होना चाहिए, ना कि शॉपिंग। तो क्या हो जाएगा, आई होप टू गो टू शॉप दिस वीकेंड। अब यहाँ पे होप के बाद ना ये टू गो, टू हटा सकता था, आई होप गो या आई होप गोइंग लिख सकता था। तो होप अपने बाद क्या लेता है, वो अपने बाद 2 + V1 लेता है। तो ये अपने आप में करेक्ट है। और यहाँ पे टू के साथ V1 लगाना है आपको, टू के साथ ING लगा दिया गया है। ध्यान से देखना, ये बहुत बार पूछा गया। ये तकरीबन अगर आप देखोगे 2017 के मेंस में पूछा गया, 18 के मेंस में पूछा गया, 19 के मेंस में पूछा गया, अभी है क्वेश्चन, आगे देखोगे। अगला है, हिज फादर वुड रेदर डाई देन टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर। तो वुड रेदर जो है अपने साथ क्या इस्तेमाल लेता है, बेयर इन्फिनिटी लेता है। टू रेदर डाई, देन टू बेग नहीं होगा, देन बेग होगा, फ्रॉम डोर टू डोर होगा। मेरे पिताजी जो है मरना पसंद करेंगे भीख मांगने के कंपैरिजन में। तो वुड रेदर जो है अपने बाद बेयर इन्फिनिटी लेता है, तो टू बेग का इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ बेग का इस्तेमाल करोगे। ये वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। आप याद रखिएगा कि 2 + V1 का इस्तेमाल करते हैं। अगर फिक्स फ्रेज में नहीं आया तो टू के प्लस जो है वर्ब की ING फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये 2017 के मेंस में आप देखने मिलेगा, 2018 के मेंस में, 2019 के मेंस में, और ठीक ठीक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी है भी, लेके अभी आया हूँ। तो ये आपको याद रहना चाहिए कायदे से। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट भी है। अगला है, फॉर टेस्टिंग द न्यू माइक्रोफोन्स आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई वॉइस। अब यहाँ जैसे फॉर टेस्टिंग लिखा है ना, तो ध्यान से देखो, टेस्टिंग के पर्पस से, तो फॉर टेस्टिंग की जगह आपको इस्तेमाल करना था टू टेस्ट द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई वॉइस। टेस्ट करने के लिए जो है, टेस्ट करने के लिए नया माइक्रोफोन, आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई वॉइस, मैंने अपना जो है वॉइस रिकॉर्ड करने की कोशिश की। फॉर टेस्टिंग यहाँ पे जो प्रीपोजिशन और जिरंड का कॉम्बिनेशन है ये गलत है, ये सही मीनिंग नहीं देगा। क्या है, यहाँ सही मीनिंग नहीं मिलेगा आपको, इससे आपको सही मीनिंग नहीं मिलेगा। जो सही मीनिंग मिलेगा, जो सही मीनिंग मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको टू टेस्ट से मिलेगा। टू टेस्ट द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई वॉइस, टेस्ट करने के लिए। अब जब टेस्ट करने के लिए हम बात करें, टू टेस्ट द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई वॉइस, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। फॉर टेस्टिंग जो है सही मीनिंग नहीं कन्वे करेगा। अगला है, सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड। जब हम मेक की बात कर रहे हैं तो मेक जो होता है अपने साथ बेयर इन्फिनिटी लेता है, तो सी मेक द चाइल्ड डू समथिंग होता है, टू डू समथिंग नहीं होता। तो यहाँ पे स्टडी होगा, सिर्फ क्या होगा, स्टडी होगा। सिर्फ V1 का इस्तेमाल करेंगे। जो मेड होता है, मेक होता है, ये क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटी लेता है, बेयर इन्फिनिटी लेता है।
अगला है इट इज पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 43, इट इज पेनफुल टू सा दैट, तो पेनफुल टू सॉ लिखा हुआ है तो टू के साथ V2 नहीं लेते, टू के साथ क्या लेते हैं, टू के साथ हम V1 लेते हैं। तो यहाँ पे सॉ की जगह क्या होना चाहिए, सॉ की जगह सी होना चाहिए। एक जगह ING दिया हुआ है, एक जगह V2 दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है टू अपने साथ V1 स्ट्रक्चर लेता है, ना कि V2। ये गलत होता है स्ट्रक्चर, ये सही स्ट्रक्चर होता है, टू के साथ V1 लेते हैं। अगला है आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइस हिम वेयर टू गो। अगर इसके पहले वाला क्लास अगर आपको याद है, बेसिक वर्ब या वर्ब बेसिक वाला जो क्लास याद है, इसके पहले वाला जो दिया था, तो वर्ब बेसिक के चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कुछ पेयर बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एडवाइस, एडवाइस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैंने बताया था सी वाला जो होता है नाउन होता है, ठीक है ना, सी वाला जो होता है नाउन होता है, ये जो होता है ये होता है वर्ब। क्या होता है, ये होता है verb। तो जब टू के साथ आप लेते हो तो टू के साथ नाउन नहीं लेते हो, टू के साथ क्या लेते हो, टू के साथ V1 लेते हो। और V1 लेते हो तो जरा इसकी स्पेलिंग देखो, ये सी के साथ लिखा हुआ है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ये एडवाइस नहीं होगा, क्या होगा, एडवाइस होगा। तो ये गलत है, क्या होगा, एडवाइस। ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्या था, ये नाउन था, ये नाउन था। अगर कल की क्लास देख के आए हो, अच्छे से देख के आए होते, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे लग जाता। अब वही बात है कि आंखें खुलेगी, कई बार प्रैक्टिस, कई बार रिपीटेशन से। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर ए नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर ए नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। तो ध्यान से देखो, जब हम डिसाइड की बात करते हैं तो रितिका डिसाइड, आई एम डिसाइडेड डूइंग समथिंग होता है ना, तो रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो रितिका डिसाइडेड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये जो टू गेट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको जिरंड चाहिए, यहाँ पे आपको जिरंड चाहिए, ठीक है ना। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर ए नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। नहीं नहीं, सही है, टू गेट भी होता है ना, आई डिसाइडेड टू डू समथिंग, तो यहाँ पे जिरंड की जरूरत नहीं है, ये अपने साथ जो है आई डिसाइडेड टू डू समथिंग होता है, ये अपने साथ इन्फिनिटी, डिसाइड जो है अपने साथ इन्फिनिटी लेता है। यहाँ करेक्ट है, यहाँ करेक्ट है। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर ए नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। ये जो एंड है ना, ये क्या है, कंजंक्शन है, ये आपका कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन जो है अपने साथ पैरेलल स्ट्रक्चर लेता है। यहाँ पे लिखा है टू वियर ए नाइस ड्रेस, यहाँ पे टू प्लस V1 लिया है, टू वियर ए नाइस ड्रेस एंड टू विजिट हर आंट, तो एंड अगर इधर इन्फिनिटी लिया है तो इधर भी इन्फिनिटी लेगा, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर ए नाइस ड्रेस एंड टू विजिट हर आंट। ये देखो गलती कब होगी, ये गलती तब होगी जब अगर आप वर्ब की लिस्ट याद नहीं रखोगे, वर्ब की लिस्ट याद नहीं रखोगे। वर्ब की लिस्ट देखो, आप आज याद करोगे और 10 15 20 दिन 30 दिन छोड़ दोगे तो भूल जाएगा, कुछ वक्त भूल जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि रिदम के हिसाब से आपका इन्फिनिटी भी जाता है, रिदम के हिसाब से जिरंड भी जाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए इसको गेटिंग अप अर्ली, मैंने कहा कि गेटिंग अप अर्ली होगा, क्योंकि क्वेश्चन लिया था तो पक्का एरर होगा ही, तो मुझे लगा कि शायद मैं मिस कर रहा हूँ कि डिसाइड अपने साथ जिरंड लेता है। लेकिन फिर याद आया कि मैं तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन बैंक में हूँ, अगर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन बैंक में हूँ तो पक्का एरर कहीं और होगा, डिसाइड उस वर्ब की कैटेगरी में नहीं आता। अब जैसे मुझे भी सारे वो वर्ब्स हमेशा याद नहीं रह सकते, आपको भी वर्ब सारे हमेशा याद नहीं रह सकते। जब तक आप रिवीजन में रहोगे तब तक आपको याद रहेगा, जब आपका रिवीजन लंबा समय हो जाएगा तो वर्ब्स भूल जाओगे। इसी वजह से ये चैप्टर डिफिकल्ट होता है। लेकिन यहाँ आपका ध्यान ना चूके, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जैसे पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, तो टू वियर ए नाइस ड्रेस एंड टू विजिट हर आंट, तो थोड़ी देर में ही दिख गया था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी पैरेलल नहीं है, दो एरर तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे होगा टू वियर ए नाइस ड्रेस एंड टू विजिट हर आंट। अगला है लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटिसिपेशन इज व्हाट हेल्प अस मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटिसिपेशन इज व्हाट हेल्प्स अस, जो हेल्प होता है, ध्यान से देखो, अगर मैं हेल्प की बात करूं तो हेल्प अपने बात क्या लेता है, इन्फिनिटी लेता है, या मूविंग का इस्तेमाल हुआ है जो कि गलत है। ये क्या है, ये जरंड है, ये जिरंड है। हेल्प क्या लेता है अपने बात, जिरंड लेता है, सॉरी, ये हेल्प अपने बात इन्फिनिटी लेता है, इन्फिनिटी लेता है, ये सही होता है। इसके बाद जो जिरंड होता है ये गलत होता है। तो यहाँ पे मूविंग की जगह क्या होना चाहिए, टू मूव होना चाहिए।
अब जैसे ये जो लिस्ट मैंने अभी आपको बताया, इसको ध्यान से देखो। एग्री, डिसाइड, एक्सपेक्ट, होप, लर्न, प्लान, प्रॉमिस, रिफ्यूज, वांट, विश। और इसके पहले वाला जो सेक्शन जो नंबर 1 पे बताया था, इसमें देखना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको लाइक, वांट, डिसाइड, प्लान, होप, रिफ्यूज, एग्री। ठीक है ना, हेल्प। तो ये जो है, अच्छा एक और रुकना, एक मिनट और ज़रा ध्यान रखें। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, लेट मेक सी, ईयर वॉच। ठीक है, नहीं है तो इसको ऐड कर लो, ठीक है ना, नहीं है तो इसको ऐड कर लो। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटिसिपेशन इज व्हाट हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ की जगह टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ होना चाहिए। ठीक है ना, ये एसएससी टीचर, टू हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। यहाँ पे जो चाहिए आपको इन्फिनेटिव चाहिए, हेल्प अपने बात जो है इन्फिनेटिव लेता ना कि जिरेंट। अगला है 66 क्वेश्चन, देखना जरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आर ऑल इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू डेवलपिंग गुड मॉरल कैरेक्टर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आप याद रखना, क्वेश्चन नंबर 66 ध्यान से देखना। ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फीड द EMEI नंबर टू रिसीविंग एन OTP ऑन देयर मोबाइल फोन। क्वेश्चन नंबर 69 ध्यान से देखना। अब मैं जरा से ये पिछले वाले क्वेश्चन आपको याद दिलाना चाहूंगा। ये जैसे मैंने लिखा था टू शॉपिंग लिखा हुआ था, तो टू प्लस वर्ब की ING है। अब जरा इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक बार दो बार और पढ़ो। जैसे एक बार दो बार और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टू डेवलपिंग, क्या लिखा है, टू डेवलपिंग। और यहाँ पे ध्यान देखा, यहाँ पे दिया हुआ है टू रिसीविंग, ये टू दिया हुआ है, और ये ध्यान से देखा रिसीविंग दिया हुआ है। ये टू के बाद वर्ब की ING फॉर्म लिया है, तो क्या यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है, इसमें फ्रेज दिया हुआ है टू से पहले, नहीं। इसमें फ्रेज दिया हुआ है, नहीं। अगर ये फ्रेज नहीं है तो टू अपने बाद वर्ब की ING फॉर्म नहीं लेता है, टू अपने बाद V1 फॉर्म लेता है। तो जब V1 फॉर्म की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, डेवलप होगा ना कि डेवलपिंग होगा। तो यहाँ V1 चाहिए, यहाँ पे V1 चाहिए। इसी तरह रिसीविंग की जगह यहाँ पे V1 कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, टू प्लस V1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टू के साथ रिसीविंग लेने की जरूरत नहीं है। तो 2017 मेंस के क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखो, 2018 मेंस के भी क्वेश्चन होंगे इसी में, 19 मेंस के भी क्वेश्चन है, 18 मेंस का क्वेश्चन है, 19 मेंस का क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस से देखते हैं, पहले 74 देखते हैं, ठीक है ना, या पहले 81 देख लेते हैं, 18वां देख लेते हैं। ही स्विच्ड ऑन द टीवी टू लिसनिंग, फिर से वापस क्या है, टू लिसनिंग। तो टू लिसन होना चाहिए, टू लिसन होना चाहिए। ध्यान से देखो, टू के साथ वर्ब की ING दिया हुआ है। लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्डिंग दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो। ये तो आपको लगता है ये टू प्लस वो होना चाहिए, तो टू सेफ गार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू सेफ गार्ड होना चाहिए। तो देखो कितनी बार है, 17 में भी आया मेंस में, 18 में मेंस में आया, 19 में भी मेंस में आया। अब जरा 74 क्वेश्चन बचा हुआ है। सी फॉरगेट लॉक द डोर व्हेन सी वेंट आउट इन ए हरी। अब देखो जो फॉरगेट लिखा हुआ ना, तो फॉरगेट अपने बाद क्या लेता है, इन्फिनिटी लेता है। तो फॉरगॉट लिया हुआ है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आना है, जरा ध्यान से देखो। तो सी फॉरगेट लॉक द डोर, सी फॉरगेट लॉकिंग द डोर व्हेन सी वेंट आउट। आप इसको ऐसे भी दिमाग में आपके चहन चढ़ सकता है, या सी फॉरगेट टू लॉक द डोर व्हेन सी वेंट आउट इन हरी। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगर ये पता नहीं कि फॉरगेट आपके साथ जिरंड लेता है या इन्फिनिटी लेता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भाई सी फॉरगेट है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद लॉक आया है, तो ये जो लॉक है ये अपने आप में या तो ING फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो टू प्लस V1 फॉर्म में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे गलत है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आ, आ, जब भी आपको जो है इस तरीके का देगा कि फॉरगेट अपने साथ जो है जिरंड भी ले और इन्फिनिटी भी ले, तो कुछ भी आ सकता है। फिर आपको सेंटेंस की मीनिंग निकाल के देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी वर्ब की लिस्ट में आती कि नहीं आती, पहले वो चेक करना है। अगर वर्ब की लिस्ट में नहीं आती तो मीनिंग देखनी है। तो सी फॉरगेट वो भूल गई, ताला लगाना, तो ताला लगाना मतलब वो ताला लगा के फ्री निकलेगी, ताला लगा के फ्री मतलब प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी। तो यहाँ पे एक्शन को इन प्रोसेस नहीं रखना है। तो सी फॉरगेट लॉकिंग द डोर लिखोगे, सी फॉरगेट टू लॉक द डोर व्हेन सी वेंट आउट इन द हरी। तो यहाँ पे बेटर होगा आप इन्फिनिटी का इस्तेमाल करोगे। समझ में आया। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो जिरंड इन्फिनिटी दोनों ले लेते हैं। जो जिरंड इन्फिनिटी दोनों लेते हैं उनके केस में क्या होगा, वर्ब के बाद सीधा सिर्फ V1 रख देगा, ना वहां जिरंड देगा ना वहां इन्फिनिटी। वहां चेक कराया जाएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वर्ब के बाद जिरंड या इन्फिनिटी में कुछ भी आ सकता है। दूसरी चीज ये है कि
अगर जिरंड से फॉलो करता है या इन्फिनिटी से फॉलो करता है तो वो वर्ब की लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। अगर ये वर्ब की लिस्ट आपको याद नहीं है तो इन क्वेश्चंस को करेक्ट नहीं कर पाओगे, इन क्वेश्चन में लगेगा समय और नहीं भी करेक्ट कर पाओगे, तुक्का लग सकता है। तो वर्ब की लिस्ट अच्छी बात है, याद कर लो। कुछ कॉमन वर्ब की लिस्ट है जो जिरंड फॉलो करते हैं, कुछ कॉमन वर्ब की लिस्ट है जो इन्फिनिटी फॉलो, कम से कम उनको तो याद कर लो, जिससे कम से कम आपके 95% क्वेश्चन सही करने के चांसेस तो हो जाए। अगले चले, और शायद लगता है मुझे खत्म हो गया, नहीं अभी है। आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर। आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 94 है, ये बहुत वैसा क्वेश्चन है, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जब मैं इस क्वेश्चन को पिक कर रहा था तो मेरे को लगा यार ये क्वेश्चन सिखाने लायक है, किसी को समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। मैं कहा समझ में आया चाहे ना आए, अब तो मेंस का क्वेश्चन आया 19 का, सिखाना तो पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन की बात करूं, तो एक्सप्लेन क्या है, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब होता है कि इसके पास एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला आई कैन एक्सप्लेन, तो आई कैन एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ टू हुम, किसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो जवाब आएगा यू को। और अगर मैं व्हाट कहूँ तो आपको आ जाएगा कि क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, द रीजन फॉर द डिले, द रीजन फॉर द डिले इन द एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर। अब इसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो एक्सप्लेन होता है एक्चुअली क्या होता है, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को अपन ऐसे लिखते हैं, आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन एक्सप्लेन, फिर लगाएंगे व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, द रीजन, फिर लगाएंगे प्रीपोजिशन टू, किसको, टू यू। तो आई कैन एक्सप्लेन द रीजन, अब ये जो यू होगा ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ना कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो आई कैन एक्सप्लेन द रीजन टू यू फॉर द डिले इन द एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर, फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर। अब जैसे ये जो ग्रामर है ये वैसे ग्रामर है कि आप ये स्पेशली एक वर्ब पे गेम खेल दिया गया है। अब इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यार, तो चांसेस देखो है कि नहीं कर पाओगे, और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो नहीं तो कुछ बच्चे अपने दिल पे ले लेंगे कि सर सिखा दो सब सीख लेंगे, नहीं नहीं, कुछ चीज़ें छोड़नी भी होती है। आप ये मान के चलो कि अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी है, कुछ चीज़ें तुक्का मारना है, कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको सीखने के लिए जितना आप अथक प्रयास करोगे उतना ही ज़्यादा जो आप अच्छा कर सकते हो उसको अच्छा नहीं कर पाओगे। ये उतना ही सीखा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया तो प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन सीख लो। अगर सेम यही दोबारा एक्सप्लेन रिपीट हो गया तो क्वेश्चन करके आओगे। और अगर इस तरीके का कोई मोनो ट्रांजिटिव वर्ब दोबारा आ जाए और आपको पता ना हो कि वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्वेश्चन को इस तरीके से करेक्ट करना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत गहराई में ग्रामर से पूछी गई है और इसको कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन तुक्के में अगर सही लग जाए तो सही लगा दो, छूट जाए तो छोड़ दो। समझ में आया? इसके लिए परेशान नहीं होना है, पर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया है तो उसको सीख जरूर लेना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। अब अगर कोई बच्चा चाहे, अगर इसको और डिटेल में सीखना है तो वो क्या काम कर सकता है, वो इंटरनेट पे सहारा ले सकता है कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं और हैं जो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो 4, 5, 6, 10 और ऐसे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब सर्च करके उनके मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ प्रिपरेशन कर सकता है। तो उसका 1 घंटा 1.5 घंटा और एक बार पढ़ने में जाएगा और तकरीबन 8-10 घंटे 12 घंटे उसके रिवीजन में जाएगा ताकि वो याद रख सके। फिर भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसके पढ़ाई हुए वर्ब की लिस्ट से बाहर से ये आ जाए, मतलब ऐसा केस हो जाता है। अगला है द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो मैंने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नोन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2+V1 होना चाहिए, 2+V1 होना चाहिए। CGL 2020 के प्री में आया हुआ एग्जाम है। रमन वेंट विथ हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड दियर लैंड, टू सेल दियर लैंड। ये सोल्ड जो है वो सेल का V2 फॉर्म है, यहाँ पे 2+V1 चाहिए, 2+V1 चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है 2 हमेशा V1 के साथ फॉलो करता है, ये करेक्ट वर्जन होता है। 2 V2 के साथ फॉलो नहीं करता है, और 2 वर्ब की ING के साथ फॉलो नहीं करता है जब तक फिक्स फ्रेज ना आए। अगर फ्रेज आ रहा हो, फ्रेज के अंदर अगर 2 आ रहा हो तभी ये वर्ब की ING के साथ फॉलो करता है, तब ये करेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से करेक्ट कर पाओगे। तो ये रहा आपका जिरंड और इन्फिनिटी, यहाँ पे खत्म होता है। ये सारे मैंने डेप्थ तक क्वेश्चन एनालाइज करके आपको पढ़ा दिए, इसके बियॉन्ड जिरंड और इन्फिनिटी नहीं आता है, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया है।
अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा पार्टिसिपल और पॉजिटिव वर्ब्स, और अगर कुछ छूटा रह गया होगा जिरंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल से मिक्स तो वो सारा मैं कवर कर दूंगा। ये मैं पूरा पीडीएफ शेयर कर देता हूं, और इसमें कंसेप्ट भी जो है वो मैंने पैटर्न में डिवाइड कर दिया है। टोटल तकरीबन आपके 101 क्वेश्चन हैं जिरंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल से मिला के जो है, और पॉजिटिव वर्ब से मिला के, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके अलावा फिलर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए, पैटर्न को समझाने के लिए। तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि तकरीबन 140 क्वेश्चन होगा मैं जो जिरंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल और पॉजिटिव वर्ब से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी पीडीएफ कल क्लास खत्म हो जाएगी तो डबल कॉलम की पीडीएफ दे दूंगा। उसके पहले मैं ये एनोटेशन पीडीएफ आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और बगैर एनोटेशन वाली भी दे रहा हूँ। अगर किसी को अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स बनाना हो तो उस पर बना सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मेहनत आपको पसंद आएगी, और अगर ये फ्री सीरीज आपको पसंद आ रही है तो गुरु दक्षिणा के फॉर्म में एक लाइक का बटन और नीचे थैंक यू सर जरूर कह दिया कीजिए। सुन के बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई बच्चा नीचे कुछ कमेंट करता है तो मेरी टीम जो है उसको एक छोटा सा दिल देती है। और वो जब भी मैं यूट्यूब देख रहा होता हूँ, अपनी क्लासेस सब देखते हैं, मैं भी देख रहा होता हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार कि चलो कुछ बच्चे तो कह तो रहे हैं, कुछ बच्चे तो ये भी बोल रहे हैं कि सर मैं अंडर 10 रैंक निकाल के लेके आऊँगा, बहुत लाजवाब पढ़ा रहे हो सर, इस तरीके का पैटर्न किसी ने डिकोड नहीं किया है। वैसे मैं मानना इस तरीके के पैटर्न कोई डिकोड नहीं किया हुआ है। तो अगर आप इन सारे डेटा को सही से रखोगे, इन डेटा को कंज्यूम करोगे, सही से खूब प्रैक्टिस करोगे, तो आप अच्छा स्कोर बना पाओगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मेंस तक जाते जाते आपको इतना काबिल बना दूं कि आप 135 में से 130 नंबर तो मेंस में बना ही लो। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड डे।